हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे पास बहुत लोग की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आप करंट अफेयर्स फिर से स्टार्ट करिए। मैंने इससे पहले, आपको याद होगा, अक्टूबर का करंट अफेयर्स डाला था। मैं इनफैक्ट ऐसा नहीं कि कहीं करंट अफेयर्स बंद करने वाला था, मैं एक्चुअली रीड कर रहा था कि किस महीने से ज्यादा और इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं फिर से बता रहा हूं, अक्टूबर है। अक्टूबर के करंट अफेयर्स में डाल चुका था। अब मैंने सोचा है कि नेक्स्ट अगर मंथ की बात करें तो दिसंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे सबसे ज्यादा अपॉइंटमेंट्स, सबसे ज्यादा डेज सेलिब्रेट किए गए, प्लस अवार्ड्स एंड एवरीथिंग भी उसी में ही डिस्कस हुआ। तो मैं लेके आया हूं आप सभी के लिए चीए के उस सैलाब से, उस समंदर से, जिस समंदर से आपको लगता है कि आप नहीं निकल पाएंगे, उससे एक और महीने का करंट अफेयर्स, दिसंबर 2025 का करंट अफेयर्स। तो चलिए चलते हैं हम लोग। आई होप जितना मैंने देखा कि आप लोग को होम टूर का वीडियो पसंद आया। अगर अभी तक आपने होम टूर का वीडियो नहीं देखा है तो मैं इस चैनल के में, इस वीडियो के नीचे कमेंट में पिन कर दूंगा वो उसका लिंक, तो देखिएगा। आप बताइएगा कैसा आपको होम टूर लगा। मोटिवेशन के लिए उतना काफी है। टिल द टाइम, लेट्स गो ऑन द करंट अफेयर्स दिसंबर 2025। चलिए शुरू करते हैं। वेलकम यू ऑल। सबसे पहला सवाल है, विच बैंक वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज द बेस्ट बैंक इन इंडिया एट द बैंकर्स अवार्ड 2025? ऑप्शन ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी इज एचडीएफसी बैंक, सी बैंक ऑफ बड़ौदा एंड डी इज आईसीआईसीआई बैंक। तो इसका सही आंसर है सी, बैंक ऑफ बड़ौदा। बात करें अगर इन अवार्ड्स की, कि ये जो बेस्ट बैंक इन इंडिया अवार्ड है वो किसने दिया है, तो आपको ये जाना बहुत जरूरी है। तो ये अवार्ड बेसिकली दिया है द बैंकर मैगजीन ने, और इस मैगजीन को बेसिकली मतलब ये मेन ऑर्गेनाइजर है, और इसकी पेरेंट कंपनी क्या है, दैट इज फाइनेंशियल टाइम्स ग्रुप लंदन। ठीक है, एक चीज बात करें, अगर अवार्ड क्यों मिला है, तो बेसिकली क्या, बैंक ऑफ बड़ौदा की एक ऐप है जिसको आप जानते होंगे, बॉब वर्ल्ड। बेसिकली उसमें जो फाइनेंशियल इन्होंने डिजिटल इनिशिएटिव लिया है फाइनेंशियल लिटरेसी को लेके और बाकी चीजों को, तो उसके रिगार्डिंग में इनको अवार्ड मिला है बेस्ट बैंक इन इंडिया। अभी देखिए, हमने एक क्वेश्चन में 4 सवाल करे, पर एग्जाम आता है ना, तो एग्जाम में सब कुछ गोल 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 हो जाता है। अभी यहां पूछा गया था बेस्ट बैंक इन इंडिया। अगला सवाल आ सकता है आपका, हु हैज बीन नेम्ड द ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर 2025 बाय द सेम द बैंकर फाइनेंशियल टाइम्स ग्रुप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन ए इज जेपी मॉर्गन चेस, बी इज डीबीएस बैंक, सी एचएसबीसी और डी है चार्टर्ड बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। तो इसका सही आंसर है बी, डीबीएस बैंक। अब बात कर ले कुछ डीबीएस बैंक से रिलेटेड, तो अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर इसका कहां पे है, सिंगापुर में। ठीक है, डीबीएस बैंक ने एक और चीज बता दो कि एशिया पैसिफिक रीजन है, तो वहां पे भी टॉप किया है। साथ ही साथ अब अगले सवाल पे आ जाते हैं। तो ये याद रखिएगा आप कि अगर ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर की बात करें तो किसको मिला है, डीबीएस बैंक। और बेस्ट बैंक इन इंडिया, बेस्ट बैंक इन इंडिया की बात करें तो किसको मिला है, बैंक ऑफ बड़ौदा। और अगर पूछें कि बेस्ट बैंक इन एशिया पैसिफिक रीजन, तो वो भी है डीबीएस बैंक। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। एज पर द लेटेस्ट एएमएफआई डाटा रिलीज इन दिसंबर 2025, बाय व्हाट परसेंट डिड इक्विटी म्यूचुअल फंड इनफ्लोज डिक्लाइन? हालांकि ये क्वेश्चन सेबी स्पेसिफिक है, या फिर आप अगर आरबीआई ग्रेड बी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसके स्पेसिफिक है। तो इसके ऑप्शंस है, ए है आपका 3.5, बी है 6.2, सी है आपका 8.1 और डी है आपका 10.5%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 6.2। तो बेसिकली ये इक्विटी से रिलेटेड है। अगर आपको इसको स्किप करना है आप स्किप कर सकते हैं अभी करंट के बैंक एग्जाम को देख के। चौथे क्वेश्चन की बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच प्रीशियस मेटल सॉ अ सर्ज ऑफ नियरली 160% इन प्राइसेस इन 2025 एंड वाज एडेड टू द यूएस क्रिटिकल मिनरल्स लिस्ट? ऑप्शन ए इज गोल्ड, बी प्लैटिनम, सी सिल्वर और डी है पैलेडियम। तो अगर बात करें, देखिए वैसे ये ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, इसकी जगह ऑप्शन होना चाहिए एंटी मनी। अगर ऑप्शन एंटी मनी दिया है तो एंटी मनी सही होगा, बट अगर एंटी मनी नहीं दिया है और ऑप्शन ये, तो इसके 2 आंसर सही होंगे। पहला होगा गोल्ड और दूसरा होगा सिल्वर। अगर एक और चीज, अगर ऑप्शन में ये नहीं होता है तो बेसिकली क्या है, आपका एंटी मनी के बाद जो सेकंड आंसर आ सकता है दैट इज कॉपर। तो अगर पहला आंसर पूछें क्या, अगर पहला ऑप्शन है कि आपको एंटी मनी दिख गया तो वही सही है।
एंटीमनी नहीं दिखा, कॉपर दिख गया तो वो सही है, और अगर ये दोनों नहीं दिखे तो गोल्ड और सिल्वर सही है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों ने भी रिकॉर्ड हाई टच किए थे। तो अगले सवाल पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बजट से रिलेटेड। द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड अ बजट ऑफ ₹11,718 करोड़, कितना? 11,718 करोड़, फॉर विच मेजर नेशनल एक्सरसाइज टू बी कंडक्टेड इन 2027। कौन सी मेजर एक्सरसाइज के लिए 11,700 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं बजट में, मतलब अप्रूव किए गए हैं? ऑप्शन ए इज नेशनल सैंपल सर्वे, बी है 2027 के सेंसस के लिए, सी है एग्रीकल्चर के सेंसस के लिए, और डी है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के लिए। आपको पता है इस पे भी बहुत जोर दिया जा रहा है, बट इसका सही आंसर ये नहीं है, इसका सही आंसर है सेंसस 2027। अगले सवाल पे जाते हैं। अच्छा, और एक और चीज, अगर आपसे पूछा जाए कि अनाउंसमेंट करी किसने ये वाली, तो ये अनाउंसमेंट करी अश्विनी वैष्णव ने। कौन है अश्विनी वैष्णव, कोई बताएगा मुझे? आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अश्विनी वैष्णव कौन है। ठीक है, मैं वेट करूंगा। अगले सवाल की बात करें तो विच ऑर्गेनाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल भी, ध्यान से सुनिएगा। देखिए मैंने 100 क्वेश्चन ऐसे किए हैं ना जो 100 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड मैं सच में चाहूंगा कि आप इनको एकदम ध्यान से, मतलब आपको कुछ आए ना आए, पर ये 100 क्वेश्चन आपको आने ही चाहिए। कि अगर आपके पेपर में छोड़ दीजिए, अगर आप नींद में पहुंच जाए, आप नशे में पहुंच जाए, पर अगर आप इन 100 में से एक सवाल पूछूं तो उसका जवाब आना चाहिए। क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन टॉप्ड द हुरून ग्लोबल 1000 रिपोर्ट 2025 रिलीज इन दिसंबर? ए है एप्पल, बी है माइक्रोसॉफ्ट, सी इज एनवीडिया, डी इज अल्फाबेट। किसका है? हुरून ग्लोबल। हुरून पे क्वेश्चंस आते हैं, आप पीछे पेपर्स उठा के देख लीजिए पास्ट ईयर्स के, हुरून पे क्वेश्चन, मतलब साल में एक पेपर ऐसा होता नहीं जिसमें हुरून का क्वेश्चन ना आए। आई मीन टू से कि एक पेपर एटलीस्ट होता है जिसमें हुरून का क्वेश्चन आता है, और इस साल हुरून पे क्वेश्चन नहीं आया है। तो मान के चलिए अगला एग्जाम जो होगा उसमें बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि हुरून ग्लोबल 1000 रिपोर्ट 2025 पे क्वेश्चन आ जाए। साल के एंड में होती है हर साल। ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शन ए इज एप्पल, बी माइक्रोसॉफ्ट बताया। आंसर, इसका सही आंसर मैं बताता हूं, ऑप्शन सी एनवीडिया। एनवीडिया के बारे में आप अगर अच्छे से, आप बचपन में आपने गेम्स खेले कंप्यूटर में, तो आप बहुत अच्छे जानते होंगे कि बेसिकली जितना भी ये ग्राफिक डिजाइनर हम यूज करते थे, ग्राफिक्स के कार्ड से डिजाइनर कर रहा हूँ, ग्राफिक्स कार्ड, तो वो हम एनवीडिया के ही आते थे। तो बेसिकली क्या है, अभी एआई चिप्स इन्होंने स्टार्ट किया बनाना, एंड इसकी हाई डिमांड है जिस वजह से इनको टॉप पे रखा गया है। अगली बात करें, ये क्वेश्चन पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। अभी बैंकिंग में क्या है कि जो जनरली मतलब ओथ लेते हैं उन पे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो क्या है क्वेश्चन, हु टुक ओथ, और ओथ ली भी किसने है? देखिए चीफ मिनिस्टर ने। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन आएगा, क्योंकि चीफ मिनिस्टर चेंजेस हो गए जितने भी, तो चीफ मिनिस्टर हो गया, गवर्नर हो गया, इन चेंजमेंट्स पे आपके क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन है, हु टुक ओथ एज सीएम ऑफ महाराष्ट्र इन दिसंबर 2025? महाराष्ट्र का सीएम की ओथ किसने ली दिसंबर 2025 में? बहुत ईजी है, मुझे नहीं लगता आपको ऑप्शन की जरूरत है, बट स्टिल अगर जरूरत है बता देता हूँ। ए इज एकनाथ शिंदे, बी देवेंद्र फडणवीस, सी अजीत पवार, और डी अशोक चौहान। तो देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ये दोनों क्या हैं? ये दोनों हैं डिप्टी सीएम। देवेंद्र फडणवीस हैं करेक्ट आंसर, जो अभी ओथ लिए दिसंबर में सीएम के पद के लिए। अगले सवाल की बात करते हैं। आरबीआई ने अभी एक मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है किस कोऑपरेटिव बैंक पे? तमिलनाडु के लिए, फॉर नॉन कंप्लायंस इन दिसंबर 2025। ठीक है, तो देखिए इसका सही आंसर मैं बता दूं, ऑप्शन मैंने एक गलती से गलत कर दिया है। इसका सही आंसर होगा द कोविलपट्टी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको दोबारा समझा दूं मैं, क्या है बेसिकली आरबीआई ने अभी रिसेंटली एक मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है कोऑपरेटिव बैंक पे। इन जनरल कोऑपरेटिव बैंक पे पेनल्टी लगती है, बट ये क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट इसलिए लगा क्योंकि इन्होंने क्या किया, एक शेयर लिंकिंग टू बोरोइंग होती है, जब आप लोन देते हैं तो शेयर लिंकिंग टू बोरोइंग होती है, उसको फॉलो नहीं किया था। और अगर इनसे पूछे कि कितने का लोन इन पे मतलब पेनल्टी लगी है, तो 1 लाख करोड़ की लगी है। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं।
विच इंडियन बैंक बिकेम द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट क्लैरी 5 एनसीआरपी इंटीग्रेशन सोल्यूशन इन 2025? सबसे पहले एनसीआरपी क्या चीज है, अगर यह पता चला तो आंसर हो सकता है इसका। एनसीआरपी का फुल फॉर्म है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। ठीक है, तो अब आप समझ सकते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा आपको कि अभी आपने रिसेंटली देखा है एक बैंक में फ्रॉड हुआ बहुत बड़ा। ये सेकंड टाइम रिपीटेटिव हो रहा है कि जिस बैंक में मतलब इतना बड़ा फ्रॉड हुआ। हालांकि इस बार उन्होंने बोला है कि उसके अवज में उनके पास एसेट्स पहले से ही जमा है, वो अलग बात है। बट अभी इस क्वेश्चन पे हम बात करें तो एनसीआरपी क्लैरिफाइज का इंटीग्रेशन सोल्यूशन किस बैंक ने पहले इंप्लीमेंट किया है? नन अदर देन पंजाब नेशनल बैंक। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने पहला ऑब्वियसली ऑप्ट किया होगा पंजाब नेशनल बैंक को, तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। अगली बात करते हैं, अगले सवाल की बात करते हैं। WPI नवंबर में कितना था? ऑप्शन ए 1.2, बी 0.5, सी 0.32 और डी है -1.15। बट इससे पहले आप मुझे बताएंगे CPI और WPI इन दोनों को कौन रिलीज करता है? पहली चीज। अगली चीज आप बताएंगे कि इन दोनों के अंदर टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं। इस सवाल के जवाब की बात करें तो इसका आंसर है 0.32%, माइनस 0.32%। अगले सवाल की बात करते हैं। विच स्टेट टॉप्ड था फिजिकल हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट 2025 रिलीज्ड बाय नीति आयोग? फिजिकल हेल्थ 2025 इंडेक्स पे भी हर साल एक पेपर ऐसा होता है, इस पे क्वेश्चन जरूर आता है। देखिए ये क्वेश्चन मैंने जो 100 छांटे हैं, वो क्वेश्चंस ऑल जो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे उन सबको मैंने मिलाया। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं अभी लगभग 4 साल से पेपर देता आ रहा हूं, तो उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन छाटे हैं। एंड आप अश्योर रह सकते हैं कि इस जो मेरा ये आज मैं क्लास पढ़ा रहा हूं उससे अपकमिंग एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे। तो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट 2025 रिलीज करी नीति आयोग ने, किस स्टेट ने टॉप किया है? तो बात करें ऑप्शन ए इज महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी उड़ीसा, डी तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब है सी उड़ीसा। उड़ीसा की बात करें तो स्टेट का जो डेप्ट कंट्रोल में है और रेवेन्यू सरप्लस अच्छा है, इस वजह से उड़ीसा ने टॉप किया। स्कोर है इनका 67.8। और अगर हम बात करें कि गुजरात और महाराष्ट्र की, तो सेकंड और थर्ड पे ये शामिल थे। और अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। RBI ग्रांटेड अप्रूवल टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड विच अदर बैंक टू सेट अप अ सेक्शन 8 कंपनी फॉर फ्रॉड डिटेक्शन? अभी बात करें, देखिए आपको दोबारा ध्यान से समझ लीजिए सवाल को। RBI ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एक और बैंक को परमिशन दी है कि वो सेक्शन 8 के थ्रू कंपनी को स्टैब्लिश कर सकते हैं फॉर फ्रॉड डिटेक्शन। अभी बात करें, सवाल बहुत दिमाग में आ रहा होगा तेजी से, सेक्शन 8 क्या है? तो सेक्शन 8 क्या है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। किसके लिए? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, ऑप्शन दे दूं आपको, ए PNB, डी बैंक ऑफ बड़ौदा, सी कैनरा और डी यूनियन बैंक। देखिए अभी क्या है ना, आप एनसीआरपी वाले क्वेश्चन में और इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि दोनों फ्रॉड डिटेक्शन के लिए, दोनों फ्रॉड डिटेक्शन के लिए। आइए देख लेते हैं। नहीं, ये साइबर क्राइम के लिए। साइबर क्राइम और फ्रॉड कोई डिफरेंस नहीं है, तो ये फ्रॉड डिटेक्शन के लिए ये भी है और फ्रॉड डिटेक्शन के लिए वो भी। अगर एनसीआरपी पूछा जाए तो आंसर है PNB। लेकिन अगर सेक्शन 8 के थ्रू, कंपनीज एक्ट सेक्शन 8 के थ्रू अगर बात की जाए फ्रॉड डिटेक्शन को पकड़ने के लिए, तो इसका सही आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो आज हमने बैंक ऑफ बड़ौदा 2 क्वेश्चन कर लिए। एक कर लिया हमने बेस्ट बैंक ऑफ द ईयर और दूसरा हमने ये कर लिया। अगले सवाल पे आते हैं। एक MOU साइन हुआ है किसके बीच में? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और किसके बीच में? इन दिसंबर 2025। तो ऑप्शन है NSE, बी है BSE, सी MCX एंड डी इज NCDEX। तो अगर हम बात करें कि ये किस लिए, पहले आंसर आपको बता दूं। इसका सही आंसर है आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बेसिकली क्या है, अब पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज को ट्रेन किया जाएगा कि वो जो म्यूचुअल फंड्स हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सके। क्योंकि अभी तक क्या है, बैंक्स को बैंक इंश्योरेंस, आपने जानते होंगे बैंक इंश्योरेंस, तो जितने भी आपके मतलब आर्टिकल्स रहते थे उनको हम अपने बैंकिंग प्रोडक्ट के साथ हम सेल ऑफ करने की कोशिश करते थे। बट अभी ये जिम्मा दिया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को कि जो भी म्यूचुअल फंड्स हो गए, जो भी आपके क्या कहते हैं स्टॉक्स हो गए, उन सबको कैसे आप सेल आउट करेंगे। ठीक है, और अगर प्लेटफॉर्म की बात करें तो क्या नाम है? BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज स्टार म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाते हैं हम। हु हैज बीन इलेक्टेड
एज द न्यू, देखिए एक और अपॉइंटमेंट आई है, अपॉइंटमेंट्स मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ चिली इन December 2025? ऑप्शन ए इज गैब्रियल बोरिक, बी इज आपका जोस एंटोनियो कास्ट, सी इज सेबेस्टियन पिनेरा, डी इज मिशेल बैचलेट। तो इसका सही आंसर है जोस एंटोनियो कास्ट। अभी बात करें कि इनके बारे में थोड़ा बात कर लें, तो ये बेसिकली राइट विंग लीडर है। आई होप आपको पता होगा राइट विंग और लेफ्ट विंग क्या होता है, ठीक है। और इन्होंने हराया किसको है, इन्होंने हराया है जीएनेट जारा को, जो कि एक कम्युनिस्ट लीडर थी, ठीक है। अगली बात करते हैं स्पेस से स्पेस से नहीं मतलब स्पेस के ऊपर भी नहीं, मतलब क्वेश्चन स्पेस का आ रहा है। तो क्वेश्चन है, इसरो सक्सेसफुली लॉन्च्ड विच कम्युनिकेशन सैटेलाइट इन December 2025? बेसिकली इसरो पे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो और करंट का टॉपिक है तो इसलिए बहुत प्रोबेबिलिटी है। पहला ऑप्शन है GSAT-20, दूसरा है GSAT-31, सी इज INSAT-4B या डी इज RESAT-2। तो इसका सही आंसर है GSAT-20। इसको GSAT-20 या फिर कभी कभी GSAT-N2 से भी जाना जाता है, तो याद रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। अब बात करें इसको लॉन्च किसने किया है, इसको लॉन्च किया है SpaceX Falcon 9 ने पहले किया था, ठीक है। पर अभी ये अर्लियर है, अभी किसने किया, अभी किया है इसको ब्लूबर्ड ने, ठीक है। और ये किसके लिए किया है, प्रो कॉमर्शियल मिशंस के लिए। अगले सवाल पे आ जाते हैं हम। Which Indian football club won the 41st All India Governors Gold Cup International Football Tournament 2025? अब देखिए ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट लगा मुझे। अभी आपको रिसेंटली पता होगा कि हमारे यहाँ मेसी आया था, मेसी आया फुटबॉल, क्योंकि आईबीपीएस ऐसे ही सोचती है, जैसा मैंने कॉम्प्रीहेंड किया 3-4 साल में, आईबीपीएस ऐसे ही सोचती है। मेसी आया तो मेसी से रिलेटेड नहीं आएगा, मेसी के कंट्री से रिलेटेड भी नहीं आएगा, वो आया खेलता क्या फुटबॉल, तो फुटबॉल में उधर उधर भी नहीं, वो आएगा इंडिया में जो हुआ, दैट इज 41st ऑल इंडिया गवर्नर्स गोल्ड कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट 2025, इस पे आएगा। तो किस फुटबॉल क्लब ने जीता है, बेसिकली ए है मोहन बगान, बी है ईस्ट बंगाल, सी है राजस्थान यूनाइटेड FC, डी इज गोकुलम केरला। मुझे तो बहुत बुरा लगा जब मेसी आया इनफैक्ट, पर इसका आंसर ही कर लेते हैं पहले, फिर उस पर डिस्कस करते हैं। सी राजस्थान यूनाइटेड FC। कि मतलब आप सोचिए ना, एक बाहर से सेलिब्रिटी आ रहा है, आप इंडिया के जितने फुटबॉलर्स है, इतना टैलेंट भरा हुआ है, क्या लगता है आपको इतनी बड़ी आबादी में क्या हम मेसी नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं? अरे हम 100 मेसी प्रोड्यूस कर सकते हैं भाई। पर मेन चीज़ है ना कि हमारे यहाँ इतना करप्शन हो गया, इतना, छोड़िए वो सब चीज़ें, बातें बेकारी हैं। करप्शन खत्म सिर्फ तब हो सकता है जब आप एक सिलेक्शन पाएं, आप बैंक के अंदर आएँ और आप ये सब चीज़ें देखें, आप सरकार के अंदर आएँ, आप देखें और कैसे उसको इरेडिकेट करने की पूरी कोशिश करें। अगले सवाल की बात करें, विच कंट्री होस्टेड द सेम, एक और स्पोर्ट्स पे क्वेश्चन है, SAFF U17 चैंपियनशिप 2025। ऑप्शन ए इज इंडिया, बी इज बांग्लादेश, सी नेपाल एंड डी इज श्रीलंका। एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, SAFF चैंपियनशिप, पहली चीज है किससे रिलेटेड, दैट इज फुटबॉल, और ये क्या है, बेसिकली साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, मेरे ख्याल से ऐसे कुछ नाम है, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ एग्जैक्टली, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। ऑप्शन ए इज इंडिया, बी बांग्लादेश, सी नेपाल, डी श्रीलंका। तो इसका आंसर है डी श्रीलंका। फुटबॉल खेलने जाना है, हनुमान जी ने ऑलरेडी फुटबॉल बना ही दिया था जब लंका गए थे, तो इस बार कहा गया क्यों ना दोबारा से लंका में ही हो जाए, तो श्रीलंका में हुआ है इसका। जय श्री राम। अगला क्वेश्चन है, द PM E-Drive स्कीम इज लॉन्च्ड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री? ए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, बी है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, सी इज मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड डी इज मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट। देखिए PM E-Drive है, तो E-Drive है, तो E-Drive में आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि यार ये ऐसा तो नहीं मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट हो, या फिर हो सकता है कि भाई ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हो, क्योंकि आजकल जितना भी इसमें स्मोक पे हर चीज पे बात हो रही थी, लेकिन नहीं, इसका सही आंसर है बी मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। अभी बात करें कि बेसिकली अगर जो फुल चीज क्या है, बजट इस पे एलोकेट किया गया 10,900 करोड़ का, और ये क्या है,
फेम स्कीम को रिप्लेस करके ईवीज को सब्सिडीज देना, क्योंकि अभी तक जो सब्सिडीज आ रही थी वो फेम स्कीम पे जा रही थी। अगले सवाल पे आते हैं हम। Who was honored with the 2025 Champions of the Earth Award UNEP? बहुत कॉमन क्वेश्चन है। मैंने लास्ट, अब ना मानिए तो आप लास्ट ईयर आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम निकाल के देख लीजिए, उसमें सेम क्वेश्चन आया था, 2024 लिखा था बस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक मिनट इसको मिटा तो दूँ, वरना पीडीएफ में बाद में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ, तो बात करें ऑप्शन के, वंदना शिवा, सुनीता नारायण, सुप्रिया साहू और डी इज मेधा पाटकर। तो अगर आपको इसका आंसर पता है, नहीं पता है, तो इसका सही आंसर है सी, सुप्रिया साहू। सुप्रिया साहू बेसिकली है कौन? ये एक आईएएस ऑफिसर है तमिलनाडु से। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? यूएनईपी चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, और क्या आंसर है? सुप्रिया साहू, जो बेसिकली तमिलनाडु से आईएएस ऑफिसर है। देखिए आ जाता है कि केडर कहाँ से है, और बेसिकली आईएएस ऑफिसर के बारे में डिटेल्स आती हैं, सब चीज़ें आ जाती हैं। अभी बात करें यूएनईपी के बारे में, तो आपको यूएनईपी का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाते हैं। देखिए डेज पे भी क्वेश्चन आते हैं, और मुझे जो इंपॉर्टेंट डेज लगे वो मैंने इस पीडीएफ में डाले हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, ह्यूमन राइट्स डे किस दिन मनाया जाता है? December 1, December 4, December 10, December 25। तो इसका सही आंसर है December 10। अब अगर डे आता है तो अगली चीज हमें क्या देखनी है? उसका थीम। वेरी नाइस। तो इसका थीम क्या था? आवर एवरीडे एसेंशियल्स। ठीक है, बार बार बाहर आ जाता है। ठीक है, अच्छा, ये आवर एवरीडे एसेंशियल्स क्या बताता है थीम? ये बताता है हमारे डेली के जो रोटी कपड़ा मकान है उसके बारे में बताता है। वैसे ही ह्यूमन राइट्स भी हमारा एक डेली के एसेंशियल है, एक एम्यूनिटी बन गया है। अगले सवाल बात करें, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन December 14, December 22, 5 या December 18। तो इसका सही आंसर आप बताएंगे मुझे। इसका सही आंसर है December 14। और बेसिकली क्या है, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे कौन, मतलब ऑर्गेनाइज किसने किया था इस बार? दैट इज ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। क्या नाम है इसका? BEEE, और ये क्या है? ऑर्गेनाइजर है। ठीक है, एम क्या है? बेसिकली एनर्जी एफिशिएंसी और कंजर्वेशन के बारे में अवेयरनेस फैलाना। ठीक है, और अगर हम बात करें तो इस दिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड्स देते हैं इंडस्ट्रीज और बिल्डिंग को। अगला सवाल स्पोर्ट्स पे आ जाता है। देखिए स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सवाल कहता है, विच टीम वॉन द रणजी ट्रॉफी फॉर द 2024 to 2025 सीजन? रणजी ट्रॉफी के बारे में आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैच। फर्स्ट क्लास के बारे में अगर काफ़ी लड़कियां जो क्रिकेट नहीं देखती हैं तो उनको भी मैं बता दूं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट बेसिकली डोमेस्टिक क्रिकेट होता है, जो सबसे बड़ा माना जाता है। मतलब मुझे मालूम है ना, लड़कियां सच में देखती हैं, लड़कियां देखती भी हैं, तो उनका फेवरेट प्लेयर अगर आप पूछो, मतलब ऐसे में सूडो टाइप नहीं हो रहा, कुछ लड़कियां देखती भी हैं। इनफैक्ट इस बार तो लड़कियों ने वर्ल्ड कप जीता है, अनडाउटेडली लड़कियां देखती भी हैं। बट अगर 50% बात करें तो 50% लड़कियां क्रिकेट में बहुत इंटरेस्टेड है। इनफैक्ट वर्ल्ड कप से जीत के अभी और बढ़ गया है नंबर, 50% से ज़्यादा लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं। बट काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो बिजी रहती हैं या फिर कुछ और उनकी हॉबी है, तो वो क्रिकेट नहीं देखते हैं। तो उसके लिए मैं जस्ट थोड़ा एक अवेयर कराना चाह रहा हूँ कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है डोमेस्टिक का रणजी ट्रॉफी। मतलब जोक मारने वाला था, लेकिन यार मुझे लगा ऑफेंड ना हो जाओ। अरे मेरा एक दोस्त कह रहा था कि चीज़ कि मतलब एक मेरी दोस्त थी, उससे पूछा उसने कि तुम्हारे फेवरेट, तुम क्रिकेट देखती हो? तो उसने कहा देखती हो। कहता हाँ, तुम्हारे फेवरेट प्लेयर तो विराट कोहली, अनुष्का होंगे। तो उस समय अभी हंसी नहीं आई क्योंकि माहौल थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया, बट जब उन्होंने बोला तब मुझे बहुत हंसी आई थी। तो ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन इज मुंबई, बी सौराष्ट्र, सी विदर्भ, डी कर्नाटका। रणजी ट्रॉफी इस बार किसने जीता है? नन अदर देन मुंबई। और पूछा जाए मुंबई ने कितनी बार जीता है, तो मुंबई ने रिकॉर्ड 42nd टाइम जीता है। आपको पता होना चाहिए सबसे, मतलब वैसे तो हर स्टेट से प्लेयर्स आते हैं अच्छे, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर इंडियन क्रिकेट को किसी ने प्लेयर्स दिए हैं तो दैट इज नन अदर देन मुंबई। और इन्होंने हराया किसको? इन्होंने हराया विदर्भ को। और मैच कहाँ पे था? वानखेड़े स्टेडियम में।
आपको पता होगा वानखेड़े कहाँ पे? देखो, जो क्रिकेट देखते हैं उनको पता होगा, और जो क्रिकेट नहीं देखते, इनके अनुष्का और विराट फेवरेट प्लेयर है, उनको नहीं पता होगा, तो ये मुंबई में है। ठीक है। और प्लेयर ऑफ द सीरीज, प्लेयर ऑफ द सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेयर ऑफ द सीरीज किसको मिला था? तनुष कोटियान को। ठीक है, ये कहाँ के प्लेयर हैं? ये भी मुंबई के हैं। ठीक है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। वेयर वॉज अ 70-foot आइडन स्टेचू ऑफ फुटबॉलर लायनल मेसी अनवील्ड इन December 2025? देखो, क्वेश्चन मैंने बताया ना, क्वेश्चन किस पे आएगा? क्वेश्चन इस पे नहीं आएगा मेसी कहाँ से क्या है, क्वेश्चन आएगा कि मेसी का एक स्टैचू बना है 70 फीट का, तो वो कहाँ अनवील किया गया? तो ऑप्शन ए है कोलकाता, बी है पुल्लापुरम, सी गोवा एंड डी इज मुंबई। तो इसका सही आंसर है बी, पुल्लापुरम, केरला। तो केरला में जो एक्चुअली फुटबॉल का क्रेज है वो नेक्स्ट लेवल पर है। मतलब ये स्टैचू पूरी तरह से ना आयरन से बनी है। अगर पूछा जाए किससे बना है, तो पूरी तरह से आयरन से बनी है। और बेसिकली क्या है कि अर्जेंटीन के जो लेजेंड है, नन अदर देन लायनल मेसी, तो उसके वर्ल्ड कप लेगेसी को ऑनर करने के लिए बनाई गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चंस मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, एक्सरसाइज को मत छोड़िए। जितनी भी मैरीटाइम एक्सरसाइज हैं, आपकी नेवल एक्सरसाइज हैं, एयर एक्सरसाइज हैं, वो बहुत मैंडेटरी हैं। तो दिसंबर की जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी दैट वाज सूर्य किरण, और ये क्या है? जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, और ये इंडिया और किस कंट्री के साथ होती है? ऑपरेशन सूर्य किरण बहुत इंपॉर्टेंट है, और शायद इसका मतलब बारे में आपको मालूम भी होगा, क्योंकि मैं पीछे जो मेरी बाकी की प्लेलिस्ट है उसमें भी इस बारे में पहले से बता चुका हूं आपको। तो ऑप्शन ए है श्रीलंका, बी इज नेपाल, सी भूटान और डी है थाईलैंड। तो इसका सही आंसर है बी, नेपाल। बेसिकली इस बार 18th एडिशन था इस एक्सरसाइज का, और ये हुई कहाँ थी? ये नेपाल में ही हुई थी। नेपाल में एक जगह का नाम है सालझंडी, थोड़ा अजीब नाम है, नेपाल में ऐसे ही नाम होता है। ठीक है। और बेसिकली किसके लिए था? काउंटर टेररिज्म एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन इन माउंटेनियस रीजन। ठीक है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। विच डिजिटल प्लेटफॉर्म वॉज लॉन्च्ड बाय NIRDC फॉर MSMEs? ए है उद्यम प्रो, बी है इंडैप, सी इज MSME कनेक्ट, या डी है व्यापार सेतु। तो इसका सही आंसर है डी, व्यापार सेतु। ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। आपको NIRDC का फुल फॉर्म तो पता ही होगा। ये NIRDC नहीं है, NICDC होना चाहिए मेरे हिसाब से। इसका आंसर होना चाहिए NICDC का क्या है? नेशनल इनकम कॉरिडोर फॉर डेवलपमेंट, नेशनल इनकम कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है। अगले सवाल में बात करें, व्हाट इज द इंक्रीज्ड MSP? देखिए, अभी हमने बात की थी WPI CPI इन्फ्लेशन में, इकोनॉमिक से सवाल वो था, एक इकोनॉमिक सवाल ये भी है कि व्हाट इज द इंक्रीज MSP हाइक अमाउंट फॉर कोपरा अप्रूव्ड इन December 2025? सो क्या आंसर है इसका? इसका ऑप्शन दे दूं मैं पहले आपको। ऑप्शन ए इज 200, बी 350, सी 445, डी 500। तो देखिए क्या इसका आंसर? इसका आंसर है बी 350। अभी बात करें कि ये अप्रूव कौन करता है, तो अप्रूव इसको CCEA करती है। CCEA का फुल फॉर्म क्या है? कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। और अगर पूछा जाए इसके हेड कौन है, तो इसके हेड हैं हमारे PM साहब। ठीक है। और इसका सबसे ज्यादा फायदा अगर पूछें कि कौन लेता है, तो इसके सबसे ज्यादा फायदा दो लेते हैं। बेसिकली क्या है ना कि जितना ज्यादा आपके यहाँ बारिश के क्षेत्र रहेंगे वहां पे इसका फायदा ज्यादा लेते हैं। तो सबसे ज्यादा फायदा लेते हैं केरल और तमिलनाडु के फार्मर्स ने सबसे ज्यादा फायदा इसका इस बार लिया। ठीक है। और कोपरा तो पता ही आपको, मिलिंग कोपरा। ठीक है। इसका प्राइस अब कितना हो गया है? 11,000 रुपये पर क्विंटल। ठीक है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। देखिए, अभी एक एक्सरसाइज की बात करिए, एक और एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं। एक्सरसाइज एवियल इंद्र 2025 इंडिया और किस कंट्री के बीच में हुई? तो इसका ऑप्शन दे दूं, ए फ्रांस, बी US, सी रशिया, या डी जापान। तो इसका सही आंसर है सी, रशिया। अभी रशिया की बात करें तो ये बेसिकली सबसे पहले एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं
तो ये एक्सरसाइज देखिए क्या है, एवियल इंद्र, यहीं से समझ में आ रहा है एवियल लिखा है और इंद्र भी लिखा है, तो मतलब ये है एयर एक्सरसाइज। ठीक है, अभी बात करें एयरफोर्स की एक्सरसाइज है और दोनों कंट्रीज के पायलट्स ने एक दूसरे के एयरक्राफ्ट उड़ाए और बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करें। और ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज, आप सोचिए ना कि आपके रशियन एयरक्राफ्ट्स हमारे पायलट्स को मिल रहे हैं, क्योंकि रशिया की बात करें इन टर्म्स ऑफ एविएशन टेक्नोलॉजी दे आर वे अबव देन अस, तो उनसे हमें इतना लर्निंग की चीजें पता चल रही हैं, तो दैट इज एक्चुअली अ वेरी गुड पॉइंट फॉर इंडियाज फ्यूचर। अभी बात करें ये हुआ कहां था, तो ये हुआ है हमारे जोधपुर में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, एक ऑपरेशन था हॉकाई जो अभी न्यूज में रिसेंटली देखा गया था, तो इसमें क्या था, ये आईएसआईएस की साइट्स पर यूएस ने और किस कंट्री ने अटैक किया। आईएसआईएस की साइट्स पे यूएस और किस कंट्री ने अटैक किया। देखिए ये यूएस का बेस्ट फ्रेंड है, अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो इसका मतलब है कि आपको वर्ल्ड न्यूज के बारे में कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मतलब ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, अगर आपने न्यूज ना देखी हो, आप सो रहे हो, आप 2 साल सो रहे हो ना, और आप एकदम से भी उठ जाए ना, तो आपको कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि आपको बहुत ईजी है। यूएस की हेल्प कर रहा है और किसको पे अटैक कर रहे हैं हम, ये अटैक भी देखिए किस पे किया, आईएसआईएस की साइट्स पे। एक कंट्री जो टेररिज्म के खिलाफ सबसे स्ट्रांगली खड़ा हुआ है, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, इंडिया कितना खड़ा है कितना बैठा है सबको पता है। ठीक है, हमारे पास इस पे बात नहीं करते हैं। तो अगर हम बात करें एक कंट्री जो सबसे स्ट्रांगली और फर्मली टेररिज्म के खिलाफ खड़ा है, वो यूएस का बेस्ट फ्रेंड भी है। अब ये 4 अगर ऑप्शन भी दें या ना दे कोई मतलब नहीं है। ए है इजराइल, बी है जॉर्डन, सी है यूके, डी सऊदी। देखिए सऊदी अरेबिया, कम ऑन, सऊदी अरेबिया आएगा कभी? कभी नहीं आएगा। यूके, यूएस और यूके इन जनरल नहीं करते हैं। जॉर्डन, इतने छोटे कंट्रीज की यूएस को जरूरत है? कभी नहीं। ऑप्शन का सही होगा इजराइल। इजराइल यूएस का बहुत अच्छा दोस्त है। अगले सवाल पे आते हैं, विच स्पेस एजेंसीज रोवर परसिवरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे लगभग 2 साल से बात चल रही है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बनता है। डिटेक्टेड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन मार्स एटमॉस्फेयर, मार्स प्लैनेट पे। ऑप्शन ए इज इसरो, बी इज आपका ईएसए, सी नासा और डी सीएनएसए। बहुत इजी, अगर आप 2 साल में आपने एक बार भी न्यूज देखी होगी स्पेस से रिलेटेड तो आपको पता होगा, सी नासा। बेसिकली क्या है इसमें, मार्स पर डस्ट स्टॉर्म्स के दौरान स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है जो फ्यूचर मिशंस के लिए रिस्की हो सकती है, तो उसी को बारे में ज़्यादा डिटेल जानने के लिए मिशन हो रहा है। मतलब ये जो रोवर है परसिवरेंस, इसको यूज किया जा रहा है, जिसने इलेक्ट्रिकल आपके जितने एक्टिविटी है मार्स के एटमॉस्फेयर में उसको डिटेक्ट किया है। ठीक है, अगर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि रोवर की लोकेशन क्या है, तो दैट इज जिजीरो क्रेटर। यह है रोवर की लोकेशन जहां से इसने सब पता किया है। अगले सवाल की बात करते हैं, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द स्पाइरल गैलेक्सी नेम्ड अलकनंदा। ए इज हबल टेलीस्कोप, बी है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, सी चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी, डी है स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, ये डी तो हो ही नहीं सकता, बी भी नहीं हो सकता, ए भी नहीं हो सकता, क्योंकि सीधी बात है भाई, बात नाम ही क्या, अलकनंदा। हम अगर एक नदी के नाम पे अगर हम कोई चीज कर रहे हैं, स्पेस से इतना इंपॉर्टेंट नेम है अलकनंदा, तो ऑब्वियसली इंडियन नेम ही होगा। इन 4 में एक ही इंडियन नेम है, दैट इज चंद्र एक्सरे ऑब्जर्वेटरी। देखिए क्या होता है ना, आप बैंकिंग एग्जाम में कहते हैं कि एक इनफाइनाइट एक सैलाब सा आता है, आपको पता नहीं कहाँ से पढ़े क्या ना पढ़े। सपोज आपके सामने क्वेश्चन आता है और आपने उसका आंसर नहीं आता है, तो एटलीस्ट उस क्वेश्चन को छोड़े ना, पहली चीज। सेकेंड चीज क्या है कि आप उस क्वेश्चन पे जबरदस्ती ना करें, आप उस क्वेश्चन में एलिमिनेशन यूज करें। ए हबल टेलीस्कोप, बाहर का नाम नहीं होगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, स्पिट्जर स्पेस नहीं, चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी, ये इंडियन नाम है, ये पॉसिबिलिटी और यही सही जवाब है। तो बेसिकली क्या, पुणे के एस्ट्रोनॉमर्स ने जीएमआरटी टेलीस्कोप यूज करके, जीएमआरटी टेलीस्कोप यूज करके एक जायंट रेडियो गैलेक्सी ढूंढी, एक जायंट रेडियो गैलेक्सी, जिसका नाम रखा है इन्होंने क्या नाम रखा, अलकनंदा। ठीक है, इसका शेप क्या है, यही शेप है, स्पाइरल। स्पाइरल शेप पता है आपको? ड्राइंग बहुत खराब है मेरी, मत बनवाओ। स्पाइरल यही होता है वैसे यार, और क्या होता है, स्पाइरल यही तो होता है। ठीक है, और ये, हाँ, ये किस लिए स्पाइरल शेप का था, इससे क्या हुआ है, इसका नाम इन्होंने गंगा नदी के नाम पे रखा, अलकनंदा नाम पे। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं,
इंडिया रैंक्ड एट व्हाट पोजीशन इन द एशिया पावर इंडेक्स 2025? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? तो इसका सही आंसर है थर्ड। एशिया पावर इंडेक्स की बात करें तो इंडिया सोचिए थर्ड रैंक पे। और बेसिकली अगर बात करें कि टॉप पे कौन है, तो टॉप पे इसके हैं यूएस, बी है चाइना। देखिए आप ये तो नहीं सोच रहे हैं कि अगर यूएस एशिया पावर इंडेक्स लिखा है तो फिर एशिया की कंट्रीज की बात हो रही है, नहीं। एशिया पावर ने ऑल अक्रॉस द ग्लोब कंट्रीज को लिस्टिंग करी है। तो ए पे फर्स्ट पे है यूएस, सेकंड पे है चाइना, थर्ड पे है हमारा मेरा प्यारा भारत महान। और अगर बात करें लोएस्ट पे, तो लोई इंस्टीट्यूट कौन है, वो सॉरी क्या बात कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ अगर बात करें इसके कि इसको पब्लिश किसने किया है, तो इसको पब्लिश किया है लोई इंस्टीट्यूट, ऑस्ट्रेलिया का ही है। बेसिकली एशिया पावर इंडेक्स जो है वो लोई इंस्टीट्यूट ने किया है, और ये जितने भी आपकी एशियन और आस पड़ोस के कंट्रीज रहते हैं उन सबको रैंकिंग करता है ऑल अक्रॉस द ग्लोब। अगले सवाल पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज गूगल्स चीफ टेक्नोलॉजिस्ट फॉर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर? देखिए एआई बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई है आज की डेट में। अगर हम बात करें तो आप देखिए पहले आप मतलब डिस्ट्रैक्शन के कितने तरीके थे। आप इंस्टाग्राम यूज करते थे, उस पर कॉमन रील्स, टिकटॉक, ये सब चीजें था। आज की डेट में एआई पे रील्स बनने लगी है। एआई इतना ज्यादा हमें डिस्ट्रैक्ट करता है, इतना ज्यादा हमको डिस्ट्रैक्ट, अट्रैक्ट सब करता है। और एआई बहुत पावरफुल चीज है, और एआई जितना पावरफुल आप बना रहे हैं आपको पता नहीं है, एक दिन में आपका लॉस उतना ही होने वाला है। तो अगर हम बात करें गूगल के चीफ टेक्नोलॉजिस्ट फॉर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किसको बनाया गया है, ऑप्शन ए सुंदर पिचाई, बी इज आमिन वहादत, सी इज थॉमस कुरियन, या डी है नील मोहन। तो इसका सही आंसर है बी, अमीन वहादत। तो बेसिकली क्या है, गूगल क्लाउड और एआई मॉडल इनका, अच्छा गूगल के एआई मॉडल का क्या नाम है, जेमिना है, ठीक है। तो बेसिकली इनके लिए बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन करना जो मेन रोल रहेगा इनका, और एआई रेस में हार्डवेयर की एफिशिएंसी क्रिटिकल है उसको भी मॉनिटर करना। अगले सवाल पे आ जाते हैं। आमीन वहादत, याद रखिएगा नाम, भूलिएगा नहीं। गति शक्ति विश्वविद्यालय साइन किया है एक एमओयू को किस ग्लोबल जायंट के साथ, ताकि इनकी लॉजिस्टिक्स ट्रेनिंग हो पाए। ऑप्शन ए इज फ्लिपकार्ट, बी अमेजॉन, सी फेडेक्स, एंड डी इज डीएचएल। तो इसका सही आंसर है फेडेक्स। बेसिकली क्या है कि इससे पहले एयरबस में भी किया था, बट अभी हम 2025 की अगर देखिए, हाँ क्वेश्चन में अगर आता है ऑप्शन एयरबस तो ये भी आंसर पॉसिबल है। तो फेडेक्स अभी रिसेंट का है इसलिए फेडेक्स आंसर है, वरना फिर एयरबस भी है, तो दोनों आंसर हो सकते हैं, ठीक है। बात करें ये कहाँ पे है आपका, जो क्या था, गति शक्ति विश्वविद्यालय, तो ये है आपका वडोदरा गुजरात में, ठीक है। अगले सवाल की बात करें, देखिए हमने मॉनेटरी पेनल्टी की बात की थी, एक और मॉनेटरी पेनल्टी की बात कर रहे हैं। बेसिकली असम कोऑपरेटिव बैंक पर एक मॉनेटरी पेनल्टी लगाई गई, कितने की लगाई गई वो भी आपको बता देता हूँ, 2.5 लाख की लगाई गई, ठीक है। तो असम कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो देखिए इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो ऑप्शन है दिसपुर, गुवाहाटी, सिलचर, डिब्रूगढ़। देखिए कितने कंफ्यूजिंग ऑप्शन दिए इस बार, सारे के सारे ऑप्शन कहाँ के हैं, असम के हैं। तो इसका सही आंसर बता दूं, गुवाहाटी आंसर है। अच्छा इन्होंने किया क्या था ये भी बता दूं, जो हाउसिंग फाइनेंस लोन्स है, हाउसिंग फाइनेंस लोन्स है, उनके रूल्स जो थे वो तोड़े, और अनक्लेम्ड डिपॉजिट थे उसको डीईए फंड में ट्रांसफर नहीं किया। बेसिकली क्या होता है, बैंक को जो इनके अनक्लेम्ड डिपॉजिट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल या आपको अभी बैंक में आओगे आपको पता चलेंगे, जैसे काफ़ी होता है, जैसे एज एन कोई एक्सपायर हुए, कोई किसी का डिवाइस हो गया, कोई डेथ हो गई, या फिर कोई अपने कहीं दूर चला गया और वो अपना अकाउंट में पैसे रख के भूल गया, 1000 हो गया, 2000 हो गया, इवन 10 रुपये भी हो गया, तो बैंक वो क्या करता है, वो आपका अनक्लेम डिपॉजिट होता है जिसको उन्हें ट्रांसफर होता है सन्ड्री से डीईए में, ठीक है। सन्ड्री से करती है ब्रांच फिर जो आपका मेन आपका हेड ऑफिस होता है वहां से उठा के सन्ड्री से डीईए में ट्रांसफर किया जाता है, सन्ड्री अकाउंट में कह रहा हूँ, सन्ड्री। अगले क्वेश्चन की बात करें, अकॉर्डिंग टू एएमएफआई दिसंबर डेटा, इनफ्लोज इनटू गोल्ड ईटीएफ्स जम्प्ड बाय अप्रोक्सीमेटली व्हाट %। देखिए अभी गोल्ड ईटीएफ पे एक और सवाल हुआ था
तो इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने बताया आपको सेबी में ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं और सेबी का क्वेश्चन अभी एग्जाम जस्ट हुआ है। अगर आपको और चाहिए तो आप देख सकते हैं। इसका आंसर है डी, 211%। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने डाला। तो बेसिकली मोर देन डबल है ये, 211%, जैसा आपको देख पा रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि गोल्ड को सेफ हेवन बोला जाता है, क्योंकि शेयर मार्केट जैसे आपके उतार चढ़ाव चल रहे हैं, तो इसलिए बेटर है कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट करें। अगला सवाल है, द टाइफून मिसाइल सिस्टम अगला सवाल है, इंपॉर्टेंट है। द टाइफून मिसाइल सिस्टम रिसेंटली सीन इन न्यूज वॉज डेवलप्ड बाय, ए है रशिया, बी चाइना, सी यूएस, डी इजराइल। तो इसका सही आंसर है, आपको बता दूं, सी यूएस। यूएस बहुत इंपॉर्टेंट है, जब से वेनेजुएला पर अटैक किया तब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली यूएस ने क्या है, टाइफून मिसाइल सिस्टम को इन्होंने लॉन्च किया, डेवलप किया है। और अगर बात करें तो ये एक मिड रेंज कैपेबिलिटी का मिसाइल है, और इन्होंने अभी क्या फिलीपींस में डिप्लॉय किया था, किसके लिए, चाइना को काउंटर करने के लिए। अगले सवाल पे आ जाते हैं। विच स्टेट इनॉग्रेटेड द इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव इन दिसंबर 2025? ऑप्शन ए इज उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी झारखंड, एंड डी इज एमपी। तो देखिए क्या है, इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव, तो इसका सही आंसर है बी, हरियाणा। ठीक है, अच्छा बेसिकली क्या है, यूनेस्को ने भी आपको पता होगा कि इस हेरिटेज को सपोर्ट किया है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, और अगर पूछ लें कि एग्जैक्टली कहाँ पे, तो जो इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव कहाँ मनाया जा रहा है, तो दैट इज इन आदि बद्री। ये कहाँ है, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, लॉन्च्ड इन लेट 2025? तो इसका सही आंसर, ऑप्शन बता दूं, ए अरुंधति रॉय, बी शशि थरूर, सी डिप्लोमेट विजय गोखले, या डी पंकज मिश्रा। तो इसका सही आंसर है सी, डिप्लोमेट विजय गोखले। तो विजय गोखले कौन थे, इंडिया के पहले फॉरेन सेक्रेटरी थे। ठीक है, तो अभी तो नहीं है, लेकिन पहले फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं। और अगर बात करें तो मतलब इसका मेन टॉपिक क्या था इसमें अंदर, तो जो मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट है उनके बाद ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स है वो कैसे बदलेगी। अच्छी किताब है वैसे। एक और डेज पे क्वेश्चन कर लेते हैं। इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है? तो इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ये बहुत लोगों को आता होगा आई बिलीव। ठीक है, अच्छा एक चीज पूछूं अगर, कि नेवी डे क्यों मनाया जाता है, क्योंकि आजकल आईपीएस कुछ भी पूछा, सपोज करके आ जाता सवाल, नेवी डे क्यों मनाते हैं। तो बेसिकली क्या, एक ऑपरेशन ट्राइडेंट था। तो ऑपरेशन ट्राइडेंट में क्या था कि कराची हार्बर पर अटैक हुआ था। जो कराची हार्बर है उस पर हमने अटैक किया था, जिसको हमने ऑपरेशन ट्राइडेंट नाम दिया। और किसने अटैक किया था, हमारी नेवी ने किया था। और इस दिन हम इसको मनाने लगे इंडियन नेवी डे के नाम से। हम बात करें कि इसका वेन्यू, तो इसका वेन्यू इस बार था पुरी में। और एग्जैक्ट अगर बात करें तो ईस्टर्न नेवल कमांड, विशाखापट्टनम में। अगले सवाल पे आ जाते हैं हम। विच इंस्टीट्यूशन पब्लिशेस द हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन स्टेट्स? तो ये इजी क्वेश्चन है। आप ये क्वेश्चन मेरा हो चुका है, मेरे ख्याल से क्वेश्चन हम कर चुके हैं अगर मुझे आता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। यार ये क्वेश्चन अलग था, कोई बात नहीं। मैं आपको एक, ये क्वेश्चन अगर कम हो जाएगा तो आपको कम आएंगे। मैं आपको आखिरी में क्वेश्चन ऐड करके बता दूंगा, मुझे याद दिलाइएगा। या फिर हम अभी कर लेते हैं। ये क्वेश्चन और मुझे इंपॉर्टेंट लगा था, मैंने गलती से ये डाल दिया। क्वेश्चन ये था कि विच कंट्री रिसेंटली बिकेम अ पार्टनर स्टेट ऑफ द ब्रिक्स ग्रुप। अच्छा नहीं, एक सेकेंड यार, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। सॉरी गाइज, एक्चुअली क्या है कि मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो ब्रिक्स वाला बता रहा था वो इंपॉर्टेंट नहीं था, क्योंकि उस पर मैंने देखा क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम्स में आ चुके हैं इस साल। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन पे कि क्या है। हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन स्टेट्स, ये कौन से इंस्टीट्यूशन में पब्लिश करी है?
तो ऑप्शन ए इज नीति आयोग, बी है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जिसे हम मॉस्पी कहते हैं, सी इज आरबीआई, डी है फाइनेंस कमीशन। आपको एक हिंट दे देता हूं, एक सवाल मैंने आज इस वीडियो में पूछा है जिसका आंसर ये है, ये मॉस्पी एक क्वेश्चन है, उसका आंसर है। और ये मतलब क्या बोलूं कि कोइंसिडेंट की बात है कि इसका आंसर भी यही है। तो 2 क्वेश्चन का आंसर ये है, इसीलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था। मॉस्फी मैंने पूछा था आपको, अब क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, क्वेश्चन बताऊंगा तो आप सब समझ जाओगे। याद करो मैंने क्वेश्चन पूछा है, वीडियो में क्वेश्चन पूछा है आपसे रिगार्डिंग दिस। अगला सवाल है, आरबीआई कंसोलिडेटेड लीगल इंस्ट्रक्शंस ऑन विच टॉपिक इन दिसंबर 2025? ए है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, बी इज डिजिटल बैंकिंग, सी है केवाईसी नॉर्म्स और डी है आपका क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। तो अभी बेसिकली क्या हुआ है कि एक कंसोलिडेटेड लेगेसी इंस्ट्रक्शन आरबीआई ने दिए हैं, किस टॉपिक पर दिए हैं बस वही बताना है। तो इसका सही आंसर है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स पे। बेसिकली क्या है, ये किसके अंदर एक्ट क्या है इसके लिए, तो दैट इज फेमा। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट जो है वो फेमा एक्ट के अंदर आते हैं। तो नए मास्टर डायरेक्शंस इशू किए गए हैं और इससे बेनिफिट क्या होगा, एक्सपोर्टर्स के लिए रूल सिंपल कर दिए गए हैं ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ सके, क्योंकि आपने देखा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारी रैंक कम होती जा रही है। और की चेंज क्या रहेगा, जो ऑथोराइज डीलर्स बैंक्स हैं, तो अब छोटी मोटी एक्सपोर्ट डिस्क्रिपेंसीज को हैंडल करने की ज्यादा पावर उन्हें दे दी गई है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। एक और पेनलाइजेशन का क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे इस बार उम्मीद है कि पेनलाइज पे क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैंने तीसरा क्वेश्चन डाला है। विच बैंक वॉज पेनलाइज बाय आरबीआई अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट फॉर वैल्यू कॉर्प सिक्योरिटीज एंड फाइनेंस लिमिटेड? बात करें वैल्यू कॉर्प क्या है, वैल्यू कॉर्प एक एनबीएफसी है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है एनबीएफसी पेनल्टी के रिगार्डिंग। तो ऑप्शन इसमें है ए, यार ये थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी थी। ए है आपका एसबीआई, या एसबीआई आप लोगों को आसान लगेगा, एसबीआई में तो पेनल्टी लगती नहीं है, ठीक है। ए आपको देता हूँ पीएनबी, बी इज एचडीएफसी, सी एक्सिस एंड डी इज आईसीआईसीआई। तो अब मैंने वो एसबीआई काट के किया तो आप समझ गए ये भी आंसर नहीं होगा, इसका सही आंसर है एक्सिस बैंक। तो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं डायरेक्टली। ऑप्शन है सॉरी क्वेश्चन है, हु अज्यूम चार्ज एज द माइन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया इन लेट 2025? तो बात करते हैं हम ऑप्शंस की। ए है वीएल कांता राव, बी इज पीयूष गोयल, सी अनिल कुमार और डी है विवेक भारद्वाज। तो इसका अगर सही आंसर की बात करें तो इज ए वीएल कांता राव। तो पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर भी थे, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ पावर में सेक्रेटरी थे, ठीक है। अगले सवाल की बात करते हैं, मेरा टाइम बहुत जा रहा है, मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं क्या। विच इंडियन वुमेन साइंटिस्ट रिसीव द 8th डॉक्टर पॉलोस मार ग्रिगोरियस अवार्ड 2025? ऑप्शन ए इज रितु कारिदल, बी टेसी थॉमस, सी गगनदीप कांग, डी सौम्या स्वामीनाथन। तो इसका सही आंसर है सी गगनदीप कांग, ठीक है। इसका अवार्ड बनी था 5 लाख रुपए का। अगला एक्सरसाइज इकोवेरिन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इकोवेरिन पे भी सवाल आते हैं, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है। ज्वाइंट पहली क्या चीज है, ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है। किसके बीच में होती है, इंडिया और, सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग आते ही होगा, मालदीव्स के साथ। अगला है फर्स्ट अर्न रुपए क्रेडिट कार्ड। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है मैं उसका बताता हूं। पहली चीज ये क्या है, ये रुपए क्रेडिट कार्ड है, ठीक है। अगली चीज क्या है कि ये अर्न रुपए कार्ड है, मतलब सॉरी ये आंसर बताऊंगा अभी। अर्न रुपए कार्ड इसका नया नाम, देखिए इसमें रुपये का सिंबल आ गया, थोड़ा नया चीज है। और ये अगर होगा तो ऑब्वियसली ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन से आप समझ जाएंगे शायद, आरटीजीएस, एनईएफटी, यूपीआई, एमपीएस। तो इसका सही आंसर है आपका यूपीआई। अभी ये इंपॉर्टेंट की बात करें या फिर हम ये बात करें बेसिक क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन थोड़ा और घुमा के होना चाहिए था ताकि आपके लिए थोड़ा टफ पड़ता, कि जो फर्स्ट अर्न रुपए क्रेडिट कार्ड है ये यूपीआई के साथ लिंक हुआ है, लेकिन इसको इशू किसने किया है, हु इज द मेन इशूअर ऑफ दिस कार्ड? आपको ये चीज तो पता ही होगी। देखिए जो रुपए हो गया, एनईएफटी हो गया, आरटीजीएस हो गया, आपका यूपीआई हो गया, ये सब किसके प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं एनपीसीआई के, ठीक है। तो एनपीसीआई के साथ मिलकर किसने अर्न रुपए क्रेडिट कार्ड किया? रुपए क्रेडिट कार्ड बहुत हो रहा है, लेकिन अर्न रुपए क्रेडिट कार्ड किसने किया है?
इसका क्वेश्चन में कुछ होता है कि क्या होता है, देखिए रुपए क्रेडिट कार्ड और बाकी कार्ड में आपको एक बार अंतर बता दूं। बेसिकली क्या होता है कि वीज़ा कार्ड और रुपए कार्ड में अंतर क्या है। जो रुपए कार्ड है, वीज़ा अगर आपको फॉर एग्जांपल आपका क्रेडिट कार्ड है और आपको उसके पैसे अपने बैंक अकाउंट में चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, आप वॉलेट लोड कर सकते हो। आप कर सकते हो जैसे इन जनरल लोग करते हैं, लोग पेट्रोल पंप पे कोई दोस्त होता है उसको पे कर देते हैं कार्ड से और फिर उससे क्या देते हैं, पैसे ले लेते हैं। एक वो तरीका है, दूसरा जो कि सही तरीका नहीं बोला गया है। और दूसरा तरीका क्या है कि आप रुपए क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो उसको आप उसको आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। अब इनफैक्ट ईएमआई के थ्रू पेमेंट भी आ गया है। आपको याद होगा लास्ट मंथ मैंने करंट अफेयर्स में पढ़ाया था कि आप रुपए क्रेडिट कार्ड से आप ऑनलाइन पे करते हो वेंडर को, यूपीआई से उस पर आप ईएमआई कर सकते हो। तो बात करें किसने किया है, इशू किसने किया है, एक्सिस बैंक ने किया। और चलिए इसमें रिवॉर्ड पॉइंट्स भी है, हर चीज़ है, देख लीजिएगा। अगला एक और डे पे क्वेश्चन है, किसान दिवस कब मनाया जाता है। तो किसान दिवस 23 दिसंबर को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर पूछा जाए किसान दिवस किसके मतलब उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो बेसिकली क्या है, पीएम चौधरी चरण सिंह, जो लखनऊ का एयरपोर्ट है वो भी इनके नाम पे है। पीएम चौधरी चरण सिंह, इनके बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है। और इन्होंने क्या किया था आपको पता होना चाहिए, इन्होंने जमींदारी को अबॉलिश किया था, जमींदारी को अबॉलिश करा था। ठीक है। और 2025 का फोकस बात करें तो स्मार्ट एग्रीकल्चर और ड्रोन दीदी स्कीम पर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ चुका है, अगर आपने देखा हो अभी पेपर में आया था, ये आया है आईबीपीएस आरआरबी पीओ के पेपर में, आईबीपीएस आरआरबी पीओ के एग्जाम में, कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। बहुत इजी है, आंसर इसका मुंबई है। मुंबई में मोस्ट ऑफ द बैंक्स के हेडक्वार्टर्स हैं। पर आप मुझे बताएंगे, आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, रुक जाइए, मुझे दो बैंक्स के बताएंगे। एक बताएंगे आप बंधन बैंक, और दूसरा बताएंगे मुझको कौन से बैंक का, इंडसइंड बैंक। चलिए एक और तीसरा भी आपसे पूछ लेता हूं, पंजाब एंड सिंध बैंक। इन तीन बैंकों के आप मुझे हेडक्वार्टर्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। ठीक है। ध्यान मत दीजिएगा नोटिफिकेशन पे। क्वेश्चन है आपका, द गवर्नमेंट अप्रूव्ड अ लोन गारंटी स्कीम फॉर विच सेक्टर इन दिसंबर 2025, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, टेक्सटाइल, स्टील इंडस्ट्री। इसका सही आंसर है बी, एमएसएमई। बेसिकली क्या है, कोलेटरल फ्री लोन है 5 करोड़ तक का, 5 करोड़ रुपए तक का, जो आपका कोलेटरल फ्री कहा गया एमएसएमई के लिए। अगले सवाल पे आते हैं। देखिए टाइम ज़्यादा जा रहा है, ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो गया, अभी हमने आधे क्वेश्चन भी नहीं करे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रोक लेते हैं अभी। क्वेश्चन कहता है कि पहला कौन इंसान है जो 600 बिलियन यूएस डॉलर की नेटवर्थ ले लिया। ऑप्शंस की बात करें, ए है जेफ बेजोस, बी है मुकेश अंबानी, सी इज इलॉन मस्क, या डी इज डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप एक पॉसिबिलिटी थी, जैसी हरकतें वैसा हो सकता है, लेकिन ये आंसर नहीं है। जेफ बेजोस पॉसिबिलिटी है अमेजॉन पे, मुकेश अंबानी आपको पता है अभी चौथे पांचवें पे, तो ऑप्शन नहीं। ये दो ऑप्शन है। जेफ बेजोस कहाँ के हैं, दैट इज अमेजॉन, एंड इलॉन मस्क इज फॉर टेस्ला। बट इलॉन मस्क लीड्स द रेस, और इलॉन मस्क इनफैक्ट अगर मेरी नजर में बात करें तो अभी पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे इंसान वो है इन टर्म्स ऑफ माइंड, ब्रेन, एवरीथिंग। ही इज अ रियल प्रोडिजी। अगर आज एल्बर्ट आइंस्टाइन होता, आई विल से, तो इवन एल्बर्ट आइंस्टाइन भी उतना इंटेलिजेंट नहीं होता। ही इज द मोस्ट पावरफुल मैन, इलॉन मस्क राइट नाउ, मोस्ट पावरफुल। कोई भी कंट्री की इकोनॉमी ला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप मुझे बताएंगे कि इलॉन मस्क ने एक एआई ऐप का नाम बना, एआई ऐप बनाई है, वो एआई ऐप कौन सी है जो इलॉन मस्क की है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए इसका आंसर। अनसेंसर्ड ऐप है बेसिकली, तो ज़रूरी भी है, उसके बारे में भी हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत लिमिटेड है। बट चलिए स्टिल आपको बता देता हूँ, ग्रॉक ऐप
अनसेंसर्ड ऐप है, जेमिनाई हो गया, आपका चैट जीपीटी हो गया, अरे आंसर लिख दे रहा हूं मैं, ग्रॉक। जो इलॉन मस्क की ऐप है ग्रॉक, वो एक अनसेंसर्ड ऐप है। मतलब अनसेंसर्ड मतलब इसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं है इंडिया में। लोग इवन मैं देख रहा हूँ ना, मैं अभी एक नया आर्टिकल पढ़ रहा था, न्यूज आर्टिकल, जिसमें बात करते हैं कि ग्रॉक से इवन लोग सेक्स चैट कर रहे हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि आपको इंसान की जरूरत ही नहीं है, आप एआई में, आपके फोन में एआई है। आप जैसे सोना बाबू करते थे, वैसे आप ग्रॉक से कर ले रहे हो। एंड मतलब एक एटलीस्ट होता था कि लोग तो पहले करते, तो इवन जो बाकी एआईज हो गए आपके, जैसे सीरी हो गया, उनसे भी करते थे। बट अब सिचुएशन एकदम बदल गई है। अब आप वहां तक सोना बाबू ये सब तो सही है, अब आप सब कर सकते हो। वाह रे वाह तेरी माया। तो इलॉन मस्क है भाई, इतना पावरफुल है, उसके ही दम की बात थी, और किसी के दम की बात नहीं है। अगले सवाल पे आते हैं, फुल फॉर्म ऑफ एनसीआरपी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पीएनबी की न्यू फ्रॉड सोल्यूशन। तो एनसीआरपी का फुल फॉर्म, एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं इस पर रिगार्डिंग। तो एनसीआरपी का फुल फॉर्म है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। ठीक है, एक इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन किया है, बट मैंने अलग से क्वेश्चन दे दिया था ताकि आप लोग ध्यान दें इस पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द टी डेवलपमेंट एंड प्रमोशन स्कीम इज इंप्लीमेंटेड बाय एपी अपेडा, बी है एम्पेडा, सी इज टी बोर्ड ऑफ इंडिया एंड डी है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो इसका सही आंसर है टी बोर्ड ऑफ इंडिया। बहुत ईजी है, टी डेवलपमेंट एंड प्रमोशन स्कीम है, तो टी बोर्ड ऑफ इंडिया का ऑप्शन पॉसिबिलिटी है ही। अगले पे आ जाते हैं। Which mosquito species was discovered in coastal East Africa in 2025? ए है पॉनी मॉलिकुलर फॉर्म। देखिए साइंस एंड कल्चर और इन्वायरमेंट, इन सब चीज़ों से क्वेश्चन आते हैं, इन जनरल आते हैं, तो इसको भूल नहीं सकते हम। बी जीका वेरिएंट, सी इज डेंगू टाइप 5 एंड डी इज एनोफिलस डेल्टा। तो इसका सही आंसर है ए पॉनी मॉलिकुलर फॉर्म। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। गुड गवर्नेंस डे अटल बिहारी वाजपेयी की बर्थ एनिवर्सरी में मनाई गई, और ये कब मनाई जाती है? इसका सही आंसर है 24, 25, 26, 30। कब होगी? 25 दिसंबर को। देखिए हम कितनी बड़ी बात है, हम 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाते हैं, पर हमको ये नहीं पता कि उस दिन को हमारा गुड गवर्नेंस डे भी होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगले सवाल पे जाते हैं, उनके लिए नहीं है जिनका फेवरेट प्लेयर विराट कोहली और अनुष्का है। ठीक है, हु वाज इंडक्टेड इनटू द आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम इन जून 2025? ए ऑप्शन, बी थाला, ए युवराज, बी थाला, सी गौती, डी जाहिर भाई। युवराज की ए यूवी पाजी, बी थाला, सी गौती या डी जहीर भाई। आपको पता होगा, चलिए छोड़िए, बताइए जहीर की लव स्टोरी क्या डिस्कस करूँ। तो इसका सही आंसर है गौतम गंभीर, जो ऑलवेज रहते हैं गंभीर। और क्या था बेसिकली, मतलब एक सेकेंड, अगर हम उसकी बात करें, फीमेल की बात करें, तो नीतू डेविड को इंक्लूड किया गया। इस क्वेश्चन को एक बार आखिरी में देख लेंगे दोबारा से, मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, क्योंकि नीतू डेविड तो मुझे याद आ रहा है, गौतम गंभीर थोड़ा डाउट लग रहा है, बट ठीक है देख लेंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाँ, सारे क्वेश्चन याद नहीं रहते ना यार, मतलब ऑब्वियसली आप जैसे पढ़ते हो वैसे मैं भी पढ़ता हूँ, तो थोड़ा बहुत कभी कभी हो जाता है कि चीज़ें लगती है, लेकिन मेरे को नीतू डेविड तो याद है, बट गौतम गंभीर किसे याद नहीं आ रहा। ठीक है, देखते हैं। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, ये किसने रिपोर्ट रिलीज करी है? ए आरबीआई, बी सेबी, सी है आपका नीति आयोग, और डी है आपका फाइनेंस कमीशन। तो एक्चुअली में क्या है कि ये दो लोगों ने करी है, एक नीति आयोग ने करी है, और साथ ही साथ जो आपका ड्यूश बैंक है, ड्यूश बैंक रिसर्च के साथ हुई है। ठीक है, और ये क्या नाम है, अगर देखिए अगर आपको फॉरेन बैंक के आता है तो आपका ड्यूश बैंक आप लगा देंगे, या फिर आप इवन मॉर्गन स्टैनली भी लगा सकते हैं। ये 3 थे, इसमें मॉर्गन स्टैनली भी था साथ में। अगले सवाल पे आते हैं। Which state launched a state level exhibition marking 1 year of new criminal laws? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी एमपी, डी असम। तो इसका सही आंसर है सी एमपी। और ये किसने किया? डॉक्टर मोहन यादव। कौन है डॉक्टर मोहन यादव? सब जानते होंगे।
ठीक है, लोकेशन इसकी भोपाल। भोपाल, हाँ। अरे क्या हो रहा है यार। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। टोटल असेट्स अंडर मैनेजमेंट ऑफ द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इन दिसंबर 25 स्टूड एट अप्रॉक्स, इसका सही आंसर है 65 लाख करोड़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया एज पर द लेट 2025 डेटा। ऑप्शन ए चाइना, बी यूएस, सी यूएई या डी है रशिया। तो इसका सही आंसर है बी यूएस। तो बेसिकली क्या है, इंडिया के साथ यूएसए का ट्रेड सरप्लस है, हम बेचते ज़्यादा हैं, खरीदते कम है। सेकेंड प्लेस पर चाइना है, जहां हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक और बात करें हम डेट्स पे, दैट इज इंटरनेशनल माइग्रेंट डे कहाँ मनाया जाता है। तो सिंपल है, 18 दिसंबर, सॉरी कब मनाया जाता है, 18 दिसंबर को। और अगर बात करें कि इसका थीम क्या रहा है, क्योंकि थीम भी ज़रूरी है, थीम है एक्ट टुडे फॉर अ बेटर टुमारो। बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी बात है जो छोटे कुछ शब्दों में कहा है। ठीक है, और अगर कहें कि इसका ऑर्गेनाइजेशन कौन है, तो दैट इज IOM, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच बैंक लॉन्च प्रोजेक्ट कुबेर इन 2025 बेंगलुरु सर्कल। देखिए, मैं थोड़ा इस क्वेश्चन के बाद कोशिश करूंगा कि कहीं आपके बीच में स्टैटिक भी ले आऊँ, स्टैटिक क्वेश्चन पे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्रोजेक्ट कुबेर किसने लॉन्च किया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, बैंगलोर सर्कल में। बेसिकली जो आपका इनका रीजनल ऑफिस है बैंगलोर का, SBI का, तो उसमें इन्होंने लॉन्च किया, क्या लॉन्च किया है, प्रोजेक्ट कुबेर। और कुबेर में अगर हम बात करें तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि कस्टमर्स की बैंकिंग नीड्स को उनके डोर स्टेप तक पहुंचाना। ठीक है, और अगर फोकस इन्होंने क्या किया, डिजिटल बैंकिंग एडॉप्शन जो है उसको बढ़ाने की। अगले सवाल पे आते हैं, थोड़ा इजी कर दिया मैंने। टैगलाइन बैंक ऑफ बड़ौदा की क्या है। ए है प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, बी है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक, सी है टुगेदर वी कैन, डी है द बैंकर टू एवरी इंडियन। देखिए, द बैंकर टू एवरी इंडियन ये किसकी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। टुगेदर वी कैन किसकी है, कैनरा बैंक की, हालांकि पुरानी है। ठीक है, और इंडियाज इंटरनेशनल बैंक ये किसकी है, ये है बैंक ऑफ बड़ौदा की। ठीक है, और एक और है प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, ये किसकी है, ये भी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। ठीक है, सबसे ज़्यादा आपको पता होगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ही टैगलाइंस है। अग्रय वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है। आंसर इसका बहुत इजी है, 26 दिसंबर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है RBI के RBI का पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम है, उसको कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो आंसर उसका दिसंबर 2027 तक के लिए। ठीक है, और अगले सवाल पे आते हैं। वेज एंड मीन्स एडवांसेस किससे रिलेटेड है। ए है RBI लेंडिंग टू स्टेट सेंटर, बी है वर्ल्ड बैंक लोन, सी है IMF बेल आउट, डी है नाबार्ड रीफाइनेंस। तो इसका आंसर बहुत इजी है, RBI लेंडिंग टू स्टेट्स एंड सेंटर। ठीक है, एक सेकंड, थोड़ा सेविंग पीरियड लिख कर एक काम करूंगा, मैं पेन नहीं चलाऊंगा, मैं सीधे क्वेश्चन ऐसे हम आपस में डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हु इज द करंट गवर्नर ऑफ RBI। तो ऑप्शन ए इज उर्जित पटेल, बी शक्तिकांत दास, सी M राजेश्वर और डी माइकल पत्रा। तो अगर आपको इसके बारे में आइडिया हो तो बहुत ईजी है, इसका आंसर है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास कौन के नंबर के गवर्नर है, दैट इज 20, मेरा बाबा पेन उठ रहा है, बताए कौन से नंबर के गवर्नर है, दैट इज 25th नंबर के गवर्नर है। ठीक है, और बता दूं आपको, RBI के गवर्नर जो होते हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के भी चेयरमैन होते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम RBI ने किसके बिहाफ पे लॉन्च करी है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, ए है आपका स्टेट गवर्नमेंट, बी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सी है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल या डी है सेबी। इजी क्वेश्चन है, आपको आता होगा मेरे ख्याल से। इसका सही आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो बेसिकली सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है वो RBI ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम पे आपका इशू करी है। हालांकि अभी तो नहीं चल रहा है इसके बारे में। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम कहा जाता है कि अभी तक का बेस्ट इन्वेस्टमेंट रहा है। इसमें क्या होता था कि 2.5% के हिसाब से जो आपका सेविंग रेट का इंटरेस्ट के हिसाब से आपका पैसा बढ़ता था, साथ ही साथ जो गोल्ड के रेट्स बढ़ रहे हैं वो भी पैसे आपके बढ़ते थे। एंड टोटली 8 साल का होता था, 5 साल बाद एग्जिट का एक ऑप्शन अवेलेबल था। हालांकि जिसने भी इन्वेस्ट किया, मुझे नहीं लगता अनटिल और अनलेस कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी हो, पैसा बाहर निकाला हो।
ठीक है, अगला है विच एंटिटी रेगुलेट्स द कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट इन इंडिया? एफएमसी, आरबीआई, सेबी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। इजी है, सेबी। अब क्वेश्चन जल्दी जल्दी करेंगे, देखिए मैं पेंसिल यूज कर रहा हूं तो, और मैंने सारे स्टैटिक के डाल रखे हैं, तो जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। आपको 5 सेकंड दूंगा। इन बैंकिंग व्हाट डज कासा स्टैंड फॉर? अगर ये क्वेश्चन नहीं आता तो भाई साहब आप बैंक की तैयारी करना छोड़ दीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को नहीं आने का मतलब है आपको कुछ भी नहीं आता और आ ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत ईजी है भाई। कासा करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। आप एग्जाम निकाल लोगे, इंटरव्यू जाओगे ना, सबसे पहला सवाल पूछेगा कासा के बारे में बताइए। कासा इज करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक सेक्टर बैंक? क्या होता है पब्लिक सेक्टर बैंक? सरकारी बैंक, आम भाषा में, लेमन में सरकारी बैंक। ए है यूको बैंक, बी है इंडियन ओवरसीज, सी फेडरल, डी है पंजाब एंड सिंध बैंक। देखो भाई, बहुत नॉर्मल चीज है, आपने अगर एग्जाम भरा है, आपने अपनी प्रायोरिटीज भरी होंगी, तो इस क्वेश्चन का जवाब तो आपको आता ही होगा यार। इसका सही आंसर क्या है? क्या है बताइए? फेडरल बैंक। अगला है डीआईसीजी इंश्योर्स बैंक डिपॉजिट्स अप टू अ लिमिट ऑफ। अच्छा, इसके बारे में आपको बता दूं, देखिए जैसे बैंक का क्या है, बैंक का एक टाइम है। अगर बैंक में कैश 4 बजे से ऊपर कैशियर रखता है, मतलब बैंक का वॉल्ट में नहीं रखता है, आपको पता होगा बैंक के पूरे फंक्शन आपको बता दूं, क्योंकि देखिए मैं खुद बैंकर हूं तो आपको बेहतर हो सकता हूँ। एक कैशियर रहता है, एक आपके मतलब ऑफिसर रहता है जो मिनिमम स्टाफ बता रहा हूँ, और एक आपका ब्रांच मैनेजर रहता है। उसके अलावा बाकी स्टाफ भी रहते हैं। जो कैशियर होता है वो आपके जो ट्रांजेक्शन होते हैं आपके डेबिट और क्रेडिट करता है। स्टार्टिंग में सुबह सुबह कैश निकालता है, उसकी कैश की पूरी लेजर आपका एंट्री करता है। लेजर एंट्री करने के बाद वो कैश सीट पे बैठता है, पूरा कैश बांटता है, लेता है, और जब आखिरी में जाता है तो वो लेजर एंट्री में रखता है और कैश बंद करता है। और ये जो काम हो रहा है वो 2 लोगों के थ्रू होते हैं, एक होता है मेकर, एक होता है चेकर। तो मेकर हो गया आपका क्लर्क और चेकर हो गया ऑफिसर। अभी क्या है, डीआईसीजीसी कहता है कि बैंक में वॉल्ट के बाहर कैश रखने का टाइम है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक। अगर इस बीच आपके बैंक में चोरी होती है, कोई घपला होता है, कुछ भी होता है, तो उसकी जिम्मेदारी 5 लाख तक की डीआईसीजीसी लेता है, 5 लाख तक की। और अगर सपोज करिए कि उसके टाइम के अलग कुछ होता है तो डीआईसीजीसी की एक गारंटी नहीं है। 5 लाख से ऊपर होता है तब भी डीआईसीजीसी हाथ खड़े कर देगा, भैया मेरी कोई गारंटी नहीं है। अगले सवाल पे आते हैं, बहुत इजी, अभी हम पीछे कर चुके हैं रुपए क्रेडिट कार्ड पे। यूपीआई किसका प्रोडक्ट है? तब मैंने बताया था, किसका है? एनपीसीआई का। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी इन इंडिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसका केवल इसमें नहीं, इसका लेंडिंग पढ़ेंगे ना तब भी इसका काम आएगा, तो बहुत जरूरी क्वेश्चन है ये। तो अगर बात करें कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी कौन सी है? क्रिसिल, सिबिल, केयर, इकरा। देखिए ये क्वेश्चन क्या है ना, आपने लाइफ में अगर कुछ सामान, मतलब जिनके पास आईफोन है उनको नहीं क्वेश्चन पता होगा, क्योंकि आधे से ज्यादा लोगों ने आईफोन लिया है किस पे? ईएमआई पे। और ईएमआई लेने के लिए सबसे पहले क्या चेक करता है? आपका सिबिल स्कोर, दैट इज ट्रांस यूनियन। अगले सवाल पे आते हैं, इजी क्वेश्चन दिए मैंने, क्योंकि अभी इसका सेकंड पार्ट भी शायद लाऊंगा। स्विफ्ट कोड किस चीज़ के लिए यूज होता है? सेकंड पार्ट लाऊंगा यार, देखूंगा एक बार कि अगर अच्छे इस पे मुझे व्यूज मिलते हैं अच्छे से, मतलब आप लोग पसंद करते हैं, तो सेकंड पार्ट लाऊंगा, वरना फिर दूसरे महीने का करूंगा। स्विफ्ट कोड किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है? पता ही होगा आपको, इंटरनेशनल फंड ट्रांसफर। यूएस ने इस पर रोक भी लगाई हुई थी रशिया पे। हेडक्वार्टर ऑफ द एडीबी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पर आप इस क्वेश्चन को केवल नहीं पढ़ेंगे, आप इस क्वेश्चन के साथ साथ ना 2-3 चीज़ें देखेंगे। पहला, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बहुत ईजी है, कहाँ पे है? आपका मनीला, फिलीपींस में। टोटल मेंबर कंट्रीज कितनी है? 68। ठीक है, तो अभी इंडिया को ये क्वेश्चन मैंने क्यों डाला, क्योंकि अभी इंडिया को रिसेंटली एडीबी ने एक बहुत बड़ा लोन दिया है, एंड वो लोन कितने का है, क्या है, वो आप देखेंगे और कमेंट सेक्शन में उसके अंदर लिखेंगे कि लोन कितने का है टू इंडिया। दिसंबर में दिया है। देखिए ऑब्वियसली हम लोन्स लेते थे लोन्स, लेकिन क्वेश्चन में आते हैं एग्जैक्ट लोन अमाउंट आता है और किस चीज़ के लिए हुआ वो आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इंटरव्यू तक जाएंगे, पीछा नहीं छोड़ेगा। बेसल 3 नॉर्म्स किस लिए है? इंश्योरेंस सेक्टर, टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग सेक्टर, रिस्क मैनेजमेंट या स्टॉक मार्केट ऑपरेशन। देखिए क्या चीज़ है ना, मैंने जितने क्वेश्चन डाले, इवन मैंने स्टैटिक क्वेश्चन भी डाले, वो क्वेश्चन ऐसे ना जो आपके इंटरव्यूअर तक पूछता है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस पर कमांड बना ली, मान के चलिए कि आप बाकियों से एक एज आगे ले जाएंगे।
जो बाकी लोग सोचते हैं यार सेक्शनल निकलेगा नहीं निकलेगा, यार जीए बस बचा ले, तो मैं गारंटी देता हूँ मेरे स्लाइड से जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वीडियोस, उन वीडियोस से आपका सेक्शनल से तो बहुत ऊपर निकलेगा। तो बेसल 3 नॉर्म्स इसके लिए, बैंकिंग सेक्टर रिस्क मैनेजमेंट के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करें, महालक्ष्मी स्कीम विमेन के लिए किसने लॉन्च करी है? ए कर्नाटका, बी तेलंगाना, सी तमिलनाडु, डी केरला। तो इसका सही आंसर है बी तेलंगाना। ठीक है, इसमें क्या है, विमेन के लिए फ्री बस ट्रैवल और 2500 रुपए, ठीक है, मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी। एक और चीज, आप यहां पे ना एक चीज और कंफ्यूज होंगे, कर्नाटक में एक स्कीम है जिसका नाम है गृहा लक्ष्मी, ठीक है, गृहा लक्ष्मी। तो दो स्कीम हो गई, एक क्या है महालक्ष्मी, महालक्ष्मी कहां पे है? तेलंगाना में, और गृहा लक्ष्मी कहां पे है? कर्नाटका में। देखिए कितना एकदम क्लोज नेक टू नेक क्वेश्चन है। अब एक और चीज, तो बेनिफिट्स दोनों के सेम है, ऐसा नहीं बेनिफिट्स अलग है, बेनिफिट सेम है। अगले क्वेश्चन की बात करें, सेबी का चेयरमैन कौन है? तो अगर इससे पहले भी माधवीपुरी बोस थी, बट उनको रिप्लेस किसने कर दिया? हमारे त्यागी साहब ने किया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक सेकंड में चेक कर लेता हूं। सॉरी, माफ करेगा, क्या हो गया, अजय त्यागी, पता नहीं क्यों याद आ रहा। इसका सही आंसर है तुहिन कांत पांडे। आपको याद होगा हिंडनबर्ग स्कैम आया था, मतलब स्कैम तो नहीं बोलूंगा, माफ करिएगा क्या कर रहे हो यार, पकड़ लेंगे बीच में, मैं भी क्या कर देता हूँ। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी जब सेबी से अडानी ग्रुप का कनेक्शन दिखाया गया था, और कुछ प्राइस बढ़ाने चीज़ों पे था, उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो तब माधवीपुरी बूश पे बहुत ज़्यादा गाज गिरी थी। हालांकि जैसा मेरे भी सोर्सेज बताते हैं, जितने मेरे दोस्त हैं सेबी में, तो वो बताते हैं कि माधवीपुरी बूश, मतलब ये मेरा और केवल परसेप्शन नहीं है, उन्होंने मुझे बताया कि जो माधवीपुरी बूच का जो तरीका है बात करने का, वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। मतलब इवन ना वो अगर मीटिंग्स होती है ना, मीटिंग्स में माँ बहन की गालियां तक दे देती है, और बहुत ही गंदे से बात करती है। एंड शी वॉज ऑलवेज लाइक फीलिंग एनवी अबाउट एवरीथिंग। मतलब वो अपने, एक तो पहली चीज उनके अंदर घमंड था, मतलब कि उनके पास जो है वो बाकियों के पास नहीं, उनसे इवन बोल भी देती थी। जो बाकी डायरेक्टर्स हैं, वो चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर थी, शी वॉज चेयरमैन, बाकी मैनेजिंग डायरेक्टर से बोल देती थी कि अरे यार तुम लोग क्या हो, तुम लोग को क्या लगता है तुम लोग कभी मेरे तक पहुंच पाओगे? कभी नहीं पहुंच पाओगे। तो जब ये चीज मुझे बताया ना, तो मैंने बहुत इनके बारे में सोचा, रिसर्च करी, एंड ये क्या सच है क्या नहीं है ये सेबी में ही लोग जानते हैं, मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगा, ठीक है। पर अभी बात करें, उनको चेयरमैन के गद्दी से पुल आउट कर दिया गया। अभी कौन बन गए? तुहिन कांत पांडे साहब, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नहीं भाई, मैं बिल्कुल नहीं, हिंडनबर्ग किसी से चीज से मुझे कोई ताल्लुक नहीं है। अगला है, विजय दिवस किस चीज मनाया गया? आपने मूवीज देखते रहते हैं इतना, इसका तो आंसर पता ही होगा, 1971 के वॉर के लिए मूवी भी आई इस पे। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? फेस्टिवल्स पे भी क्वेश्चन आता है, और हॉर्नबिल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हॉर्नबिल पीएचडी पेपर में आ चुका है, और इसका सही आंसर है नागालैंड, ठीक है। अगले पे आ जाते हैं। अगर बात करें तो ये बेसिकली फेस्टिवल क्या होता है? फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता है इसको। और ये क्या है, इस बार कहाँ पे? कोहिमा के पास में हुआ था, दिसंबर 1 से लेकर दिसंबर 10 तक। अगला करते हैं नेशनल मैथमेटिक्स डे। तो आपको पता होगा रामानुजम जो है उनकी एनिवर्सरी मनाई जाती है। कब मनाई गई है? दिसंबर 22 को। अगली बात करें कि अच्छा हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, किस बैंक का लार्जेस्ट एटीएम नेटवर्क है इंडिया में? नन अदर देन एसबीआई। केवाईसी गाइडलाइंस आर इशूड अंडर विच एक्ट? आरबीआई एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। देखिए ये क्वेश्चन ना बहुत ही ज्यादा टफ है, क्योंकि आप देखते हैं ना कि बैंक पे पेनल्टी लगाई जाती है, हर चीज पेनल्टी आरबीआई लगाता है, तो इसका आंसर आरबीआई हो सकता है, बट इसका आंसर आरबीआई नहीं है। अगली चीज क्या है? केवाईसी। केवाईसी हम करते हैं यार कि मनी लॉन्ड्रिंग रुक पाए, ऐसा तो नहीं, इसका आंसर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, नहीं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, केवाईसी, चलो चांसेस है, बैंकिंग रेगुलेशन चांसेस है, बट इसका सही जवाब है बी, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। क्यों केवाईसी नॉर्म्स के पीछे है? एक्चुअली क्या है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसको रोकने के लिए तो पीएमएल है, बट अगर बात करें केवाईसी नॉर्म्स की, तो वो है आपका सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1945। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इस पर, ठीक है।
अगला है चिली की करेंसी क्या है। देखिए ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं, कुछ भी पूछ लेते हैं आपको तो क्वेश्चंस आते हैं, तो एक दो कंट्रीज की करेंसी भी आपको पता होनी चाहिए। एक दो की क्या, लगभग जितने अफ्रीकन कंट्रीज हैं आपके, अमेरिकन, जो मेन फेमस कंट्रीज हैं उनके आपको करेंसी और कैपिटल पता होनी चाहिए। तो चिले की करेंसी क्या है, पीसो। कैपिटल की बात करें चिली के, सैंटियागो। ठीक है, सैंटियागो। हाँ, और ये क्यों आया बेसिकली कि आपको पता होगा चिले की नए जो प्रेसिडेंट हैं जोस एंटोनियो कास्ट, उनकी वजह से न्यूज़ में आया। NEFT ऑपरेट्स ऑन नेट सेटलमेंट बेसिस, ग्रॉस सेटलमेंट बेसिस, हाइब्रिड बेसिस या प्रायोरिटी बेसिस। इसका आंसर इजी है, नेट सेटलमेंट बेसिस। पता होगा आपको, बैचेस में होता है NEFT, आधे आधे घंटे पे आपके बैचेस आते हैं, टोटल 48 बैचेस आते हैं 24 घंटे में, एंड सॉरी 44 बैचेस, NEFT के 48 बैचेस होते हैं, 48 बैचेस होते हैं आपके 24 घंटे में, एंड हर बैच के बाद अलॉटमेंट होता है उसका। एक बार चेक कर ले रहा हूँ निफ्टी के टोटल बैचेस। जी हाँ, 48 बैचेस होते हैं, हर आधे आधे घंटे में एक बैच होता है, तो आपका 24 × 2 48 होते हैं। ठीक है, अच्छा आपको लिमिट भी पूछ सकते हैं, NEFT के क्या लिमिट है, NEFT की कोई लिमिट नहीं है। RTGS की क्या लिमिट है, मिनिमम 2 लाख होना चाहिए। ठीक है, काफ़ी बार ऐसा होता है, पता है आपको। मैं आपको एक बैंक का एक किस्सा सुनाता हूँ, काफ़ी देर से हम लोग पढ़ रहे हैं। काफ़ी लोग आ जाते हैं ना, कहते हैं यार सर क्या है सर, मेरा पैसा पहुँचा ही नहीं वहाँ पे। तो मैं कहता हूँ कि आपको कब दिया सर, मतलब क्योंकि अभी मैं ब्रांच संभाल रहा हूँ, तो मुझसे आके डायरेक्टली बात करते हैं। कहते हैं सर कैशियर पता नहीं क्या कह रहे हैं, हमने तो उनसे कह के गए थे कि हमारा 1 लाख का RTGS कर देना, और अभी तक पैसा ही नहीं पहुँचा हमारा, ये क्या तरीका है सर। तो मैं उनको समझाता हूँ मैं कि देखिए RTGS करने के लिए मिनिमम वैल्यू चाहिए, वो 2 लाख चाहिए, लेकिन NEFT की कोई मिनिमम वैल्यू नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि मिनिमम वैल्यू नहीं है का मतलब, और से बता दो, अगर सपोज करिए आपके पास, आपको एग्जांपल देता हूँ, 1 लाख रुपए है, तो उसको आप NEFT कर सकते हैं, पर उसको RTGS नहीं कर सकते। अगर आपके पास सपोज करिए कि आपके पास 2.5 लाख रुपए है, तो आप उसको RTGS तो कर ही सकते हैं, प्लस उसको NEFT भी कर सकते हैं। लेकिन आप RTGS क्यों करते हैं, क्योंकि वो तुरंत पहुंच जाता है। NEFT आधे घंटे के स्लॉट में जाएगा, अगर उस बैच पे नहीं गया तो अगले आधे घंटे में जाएगा, तो ऐसे करके आगे बढ़ सकता है। तो अगर 2 लाख से कम है पैसा, तो या तो आप NEFT कर दो, या अगर और कम है तो आप उसको UPI भी कर दो, तो वो तरीका। और RTGS तो बता ही दिया 2 लाख से ऊपर। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। IFSC कोड कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। ये मैं बता रहा हूँ, ये सवाल ऐसा है ना, आप इतने बैंक वालों से पूछेंगे ना, उनको भी नहीं आता होगा। तो इसका आंसर पता होना बहुत जरूरी है। इसका आंसर है 11। ठीक है, 11 कैरेक्टर्स। काफी लोग 9 10 ये लगाते हैं, आप समझिए 11 आंसर है, तो 11 याद होना चाहिए। अगला CEO ऑफ नीति आयोग कौन है, ये आपको आना चाहिए। CEO ऑफ नीति आयोग, इजी क्वेश्चन है। तो बेसिकली कौन है, ये है BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, और किसको रिप्लेस किया इन्होंने, BVR सुब्रमण्यम, और रिप्लेस किसको किया है, परमेश्वर अय्यर को। ठीक है, परमेश्वरन अय्यर। और नीति आयोग के बारे में पता ही होगा आपको, थिंक टैंक कहा जाता है। ठीक है, अगली चीज आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लोटिंग रेट लोन्स किस चीज के लिंक होते हैं, फिक्स रेट, MCLR, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट। तो सही आंसर है MCLR EBLR। MCLR का फुल फॉर्म आपको पता होगा, मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग, कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। ठीक है, EBLR का भी पता होगा, एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट। ठीक है, और सीधी बात है, अगर रेपो रेट बढ़ेगा तो फ्लोटिंग रेट लोन की वैल्यू बढ़ जाएगी। फिक्स रेट में लेकिन ऐसा नहीं होता, फिक्स रेट में जितना आपका पहले से एश्योर्ड है उतना ही रहेगा। फ्लोटिंग में क्या होगा, अगर आपका रेपो रेट बढ़ा, आपको कोई भी चीज मॉनेटरी पॉलिसी में इंक्रीमेंट हुई, तो साथ ही साथ आपका इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच डॉक्यूमेंट इज नोन एज द बैंकर्स चेक, डिमांड ड्राफ्ट, फिक्स डिपॉजिट रिसीट, पासबुक या लेटर ऑफ क्रेडिट। इजी क्वेश्चन है। आप सोचिए ना, बैंकर्स चेक, बैंक वाला आपको एक चेक दे रहा है, कौन सा चेक दे देगा। पासबुक तो चेक नहीं हो सकती, पैसा क्रेडिट डेबिट नहीं होगा। FD की रिसीट बात करते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट बात करते हैं, इसका हटाइए, क्या बात करते हैं हम, सीधे DD की बात करते हैं। तो DD क्या है, आप जाते हो, आप बैंक में, अगर आपके अकाउंट से कटवाना है अकाउंट से, वरना फिर आप पैसे जमा करते हो, तो आपको एक वो चेक टाइप में देता है, इसलिए उसको, और देता कौन है, बैंकर, तो इसलिए उसको बैंकर्स चेक कहा जाता है, जिसको हम कहते हैं डिमांड ड्राफ्ट या फिर DD। अगला है मुद्रा बैंक, किसका सब्सिडरी है, मुद्रा बैंक किसका सब्सिडरी है, आपको पता होना चाहिए, SIDBI का है। ठीक है, बेसिकली बात करें मुद्रा का फुल फॉर्म, तो माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। आपको पता होगा ना, शिशु किशोर तरुण 3 चीजें होती हैं, 50,000, 5 लाख और 10 लाख। अगला लीड बैंक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमिटीज पे क्वेश्चन आता है।
ये क्वेश्चन आपको जरूर आना चाहिए। लीड बैंक स्कीम किसके रिकमेंडेशन पे आई है? नरसिम्हन कमेटी, शिवरमन कमेटी, गडगिल कमेटी या नरसिम्हन कमेटी? तो देखिए इसका सही आंसर है नरसिम्हन कमेटी। पर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे शिवरमन कमेटी किसके लिए आई, गडगिल कम्युनिटी किसके लिए आई और नरसिम्हन कमेटी किसके लिए आई। ये तीनों चीजें आप मुझे बताएंगे। ठीक है, ठीक है। हालांकि अगर इसकी भी बात करें तो इसमें भी मतलब वैसे गडगिल कमेटी एक और चीज के लिए आई है, पर वो अभी नहीं डिस्कस करूंगा। अभी वैसे इसकी बात करें तो लीड बैंक की जो आपके सर्विस एरिया अप्रोच है, सर्विस एरिया अप्रोच, तो वो गडगिल कमेटी से ही आया है। तो गडगिल कमेटी किसी और चीज के लिए भी है और इस चीज के लिए भी लीड बैंक की जो सर्विस एरिया है उसके लिए भी जिम्मेदार है। अगले सवाल की बात करें। आई होप आप थके नहीं होंगे। 9 क्वेश्चंस बचे हैं, लेट्स गो। द ओम्बड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, इजी क्वेश्चन है, 2019। डिजिटल ट्रांजैक्शन पे ओम्बड्समैन नहीं था अभी तक। ओम्बड्समैन स्कीम पता है तो आपको कि जो आपके ग्रीवेंसेस होते हैं उनको आप बैंक, अगर बैंक सॉल्व नहीं करता तो फिर आप ओम्बड्समैन में बात करते हैं। तो अभी तक क्या था कि डिजिटल बैंकिंग क्योंकि नई नई आई थी हमारे पास, तो अभी ओम्बड्समैन नहीं आया था, लेकिन 2019 से ओम्बड्समैन स्कीम स्टार्ट हो गई। ठीक है, अगले स्टूडेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच बैंक इज द फर्स्ट पेमेंट बैंक इन इंडिया? हर साल 1 या 2 बैंकिंग एग्जाम में आते ही आता है। पहला पेमेंट्स बैंक कौन सा था? एयरटेल पेमेंट्स बैंक। आपको पता होगा कि एयरटेल पेमेंट बैंक की डिपॉजिट लिमिट कितनी होती है? पहले 1 लाख थी जब शुरू हुआ था, लेकिन अब 2 लाख है। ठीक है, अच्छा एक चीज और, पेमेंट्स बैंक पर एक रेस्ट्रिक्शन होता है। क्या रेस्ट्रिक्शन होता है मैं बताता हूं आपको। पेमेंट्स बैंक क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते। पेमेंट्स बैंक क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते, ना लोन दे सकते हैं। ये दोनों चीजें पेमेंट्स बैंक नहीं कर सकते। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। लोन भी नहीं दे सकते ना पेमेंट्स बैंक, हाँ ना क्रेडिट कार्ड इशू कर सकते हो ना ही लोन दे सकते हैं, दोनों चीजें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रीन बॉन्ड्स आर यूज्ड टू फंड। ये क्वेश्चन आया है मेरे IBPS PO के एग्जाम में और ये क्वेश्चन मैंने छोड़ा है वहां पे। मैं छोड़ा भी नहीं, इनफैक्ट गलत किया है मैंने वहां पे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब मैं सच में 1% भी सोच ही नहीं पाया गया ग्रीन बॉन्ड्स, क्योंकि ग्रीन बॉन्ड नाम जैसा है ना, मुझे लगा यार ग्रीन बॉन्ड्स है, 2 ऑप्शन लग रहा था। हालांकि देखिए थोड़ा बहुत पहुंचा, तो डिफेंस और हाईवे तो हट गया, इसकी तो बात ही नहीं करते। इसके ऑप्शन मुझे 2 लगते हैं, या तो हाउसिंग हो सकता है या एनवायरमेंट फ्रेंडली हो सकता है। यार सरकार एनवायरमेंट फ्रेंडली, तब तो अरावली वाला चीज भी नहीं था, अरावली वाली चीज भी अभी होता तो अभी बोल देता एनवायरमेंट फ्रेंडली। सोचा यार ऐसा तो नहीं है यार, हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए कुछ तो किया था, हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए, और मैं इसको हाउसिंग प्रोजेक्ट लगाया, जो कि गलत जवाब है। सही आंसर है एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स। तो बेसिकली क्या है, सोलर पावर प्लांट्स हो गए, विंड एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इन सब पे होता है। ठीक है, इसका पैसा सरकार ग्रीन प्रोजेक्ट्स में मानती है बेसिकली। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सरफेसी एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू। पहली चीज आपको बताना चाहिए सरफेसी एक्ट है क्या, उससे पहले बताना चाहिए कि एनपीए क्या है। क्योंकि क्या है, सरफेसी एक्ट का भी यूज होता है जब आपका वो जो लोन है वो एनपीए हो जाए, जो आपका नॉन परफॉर्मिंग असेट पे आ जाए। तो आप बताइएगा मुझे सरफेसी एक्ट के बारे में कि क्या है। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ कि किस पे बेसिकली नहीं एप्लीकेबल है। दैट इज ऑन एग्रीकल्चरल लैंड। देखिए एग्रीकल्चरल लैंड ना एक बहुत ही मतलब इंसान की पर्सनल चीज कही गई है। हमारे यहाँ पहले राइट टू प्रॉपर्टी था, तो वो इसीलिए था क्योंकि अच्छा सबसे पहले जमींदारी सिस्टम था। हम लोग पहले से प्रताड़ित थे जमींदारी सिस्टम लेके। जमींदारी सिस्टम क्या, तो हम जब आजाद हुए तो कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया राइट टू प्रॉपर्टी, ताकि जमींदारी सिस्टम में, हालांकि उसको भी फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया फिर तो। और क्या रखा गया, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको OCI कार्ड्स के बारे में पता होगा, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। OCI कार्ड होल्डर को सब अलाउड है, सारी लैंड्स खरीद सकते हैं, लेकिन एग्रीकल्चरल लैंड नहीं खरीद सकते, क्योंकि वो हमारी मातृभूमि से रिलेटेड है। तो इसका सही आंसर है एग्रीकल्चरल लैंड। अगला क्वेश्चन सरफेसी वाला पूछ लिया मैंने, एनपीए दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आरआरबीज आर स्पॉन्सर्ड बाय सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक, या फिर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या फिर स्पॉन्सर बैंक। 3 चीजें, आंसर इसका चारों इसको करते हैं। ठीक है, परसेंटेज कोई पूछ सकता है आपसे, तो क्या है 50% है आपका सेंट्रल बैंक का, 50%, स्टेट गवर्नमेंट बैंक का है 15%, और स्पॉन्सर बैंक का है 35%। ये रेशियो में आपका होता है। ठीक है,
अगले सवाल पे आ जाते हैं। विच इंडियन सिटी इज नोन एज द बैंकिंग कैपिटल ऑफ इंडिया? बहुत ईजी है, आपको लगता है ऐसा, ये ईजी नहीं है, ठीक है। इसका सही आंसर पता है क्या आपको? सही आंसर आप गेस करिए, बैंकिंग कैपिटल ऑफ इंडिया यार। अच्छा, आपको वो भी बता देता हूँ रीजन क्या है, मतलब उसका वो क्या है, रीजनिंग क्या है। ये वही सिटी है जहाँ पे सबसे ज्यादा बैंकिंग के हेडक्वार्टर्स हैं, लेकिन अभी नहीं, शुरुआत में। पहले जो बैंकिंग के सबसे ज्यादा हेडक्वार्टर थे वो मुंबई में नहीं थे। भले ही मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल है, बट बैंकिंग कैपिटल ऑफ इंडिया इज चेन्नई। क्यों है? क्योंकि कई बड़े बैंक्स, पहले इंडियन बैंक ले लीजिए, ओवरसीज बैंक ले लीजिए, जो पहले भी लक्ष्मी बैंक था, तो और बाकी इन सबके हेडक्वार्टर्स क्या है? मुंबई में है। मुंबई में नहीं है, सॉरी, चेन्नई में है। तो इसलिए चेन्नई को क्या कहा जाता है? फाइनेंशियल बैंकिंग कैपिटल ऑफ इंडिया। और फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया कैसे कहते हैं? दैट इज मुंबई। और कैपिटल ऑफ इंडिया नई दिल्ली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा इसका। टीजर रेट्स आर रिलेटेड टू व्हाट? टीजर रेट्स, ए होम लोन, बी पर्सनल लोन्स, सी कार लोन्स और डी क्रेडिट कार्ड। तो इसका सही आंसर है ए होम लोन्स। क्या है, शुरुआत के सालों में इंटरेस्ट रेट कम होता है टीज करने और लुभाने के लिए, ठीक है। बेसिकली मेन कॉन्सेप्ट ये है कि आप स्टार्टिंग में अट्रैक्ट कर लेते हो कम रेट्स दिखा के, और बाद में मार्केट रेट पर वो बढ़ जाता है, क्योंकि फ्लोटिंग रेट होता है। अगर फिक्स रेट होगा तो बात अलग है, लेकिन फिक्स नहीं होता है, फ्लोटिंग रेट होता है। तो शुरुआत में तो आपको लुभाने के लिए दिखाएंगे कि यार हम बहुत कम इंटरेस्ट है, बहुत कम इंटरेस्ट है, आपको ले लेंगे। आपने होम लोन ले लिया, फिर जब पे करने की बारी आएगी तब आप देखेंगे आगे चल के आपका लोन्स का इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है मार्केट हिसाब से। तो फिर अच्छा, आपको पता है ना कि फ्लोटिंग होना ज़रूरी है, क्योंकि आपको यूएस का पता होगा, यूएस क्राइसिस नहीं पता है तो आप एक बार पढ़ेंगे यूएस क्राइसिस के बारे में। यूएस में एक क्राइसिस हुआ था होम लोन्स के रिगार्डिंग, एक बार ध्यान से देखिएगा इस पर, ठीक है। आ गए हम फाइनली, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। उप्स, इसके ऑप्शन कहाँ गए? ओहो, ऑप्शन थैंक यू के बाद आ गए। हालांकि ऑप्शन की जरूरत ही नहीं हमें। क्वेश्चन है, हु साइंस द 1 रुपी नोट इन इंडिया? अगर आपको इसका आंसर नहीं आता तो भाई मेरे बांग्लादेश चले जाओ, या पाकिस्तान चले जाओ, या नेपाल चले जाओ। पाकिस्तान तो मत जाना, क्योंकि पाकिस्तान ऑब्वियसली, पाकिस्तान अच्छा नहीं जाना, पाकिस्तान ऑब्वियसली नहीं जाना यार। पाकिस्तान जाओ तो 40 को मार के आ जाना, मार के बलि का जाओ। बांग्लादेश भी नहीं जाना यार, आप जाओ नेपाल जाओ, आप कहीं चले जाओ। इसका आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो आप यहीं, आपको बता दे रहा हूँ, आप बैंक के एग्जाम छोड़ दीजिए, आप नौकरी की तैयारी करना छोड़ दीजिए, प्राइवेट में करिए, कहीं कुछ करिए, बट इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। 1 रुपये का नोट कौन साइन करता है? फाइनेंस सेक्रेटरी। कहां से होता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। और बाकी रुपये के नोट, रेस्ट ऑल, कौन करता है? गवर्नर ऑफ आरबीआई। मैं धारक को इतना इतना रुपए देने का वचन करता हूं, आरबीआई के गवर्नर। और 1 रुपये का नोट कौन? फाइनेंस सेक्रेटरी। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। बहुत देर आप लोग टिके रहे मेरे साथ, अच्छा लगा। ऐसे टिकोगे तभी सिलेक्शन निकलेगा भाई। कमेंट करिएगा जो मैंने क्वेश्चंस दिए उनके आंसर्स को। चैनल पसंद आया तो लाइक करिएगा मेरे वीडियो को, और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने बैंकिंग फ्रेंड्स के साथ। सी यू गाइज।